थ्योरी में थोड़ा सा आज आप लोगों को क्लास बोरिंग लग सकता है, बट हम ट्राई करेंगे थोड़ा इंटरेस्टिंग हो, बट वो ट्राई रहेगा। तो आज का अपना टॉपिक सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन को लेकर है। थ्योरेटिकल बहुत ज्यादा ही आप बोल सकते हो इसका लंबा है, जस्ट बिकॉज इसमें हम आपको एईओ के बारे में बताएंगे, जीईओ के बारे में भी बताएंगे, इनके फुल फॉर्म्स भी बताएंगे, बट अभी शॉर्ट फॉर्म से काम चलाते हैं। तो सबसे पहले हम लोग एसईओ को पर्टिकुलरली हम लोग आज सिर्फ एसईओ के बारे में ही जानेंगे, फिर एईओ के बारे में और फिर जीईओ के बारे में। ठीक है। अब देखिए, एसईओ अगर हम लोग थोड़ा सा मतलब अगर हम लोग बैक जाएं और 2020 में या फिर थोड़ा सा मतलब इस ड्यूरेशन से अगर देखना स्टार्ट करें, तो जो आपका ये एसईओ है ना, ये मोस्टली आपके वेबसाइट के रैंकिंग के लिए हेल्प करता है। ठीक है। पहली बात तो ये टोटली फ्री है आपका। ठीक। दूसरा, ये आपके लिए क्या करता है, वेबसाइट की रैंकिंग के लिए आपको हेल्प करता है। हम स्क्रीन शेयरिंग किए नहीं है, एक सेकेंड। ठीक है। सो ये चार्ट मेरे पास है, हम आप लोग को व्हाट्सएप पे शेयर कर देंगे, बट हम लोग अभी समझते हैं इसको। तो हम इसमें वन बाय वन ऐसे नहीं बता रहे, हम आपको ऑल ओवर इसको एक्सप्लेन कर रहे हैं। तो सबसे पहली बात तो एसईओ है क्या, कि ये आपकी वेबसाइट को रैंकिंग के लिए हेल्प करता है। रैंकिंग मतलब क्या, गूगल में जितने भी वेबसाइट्स हमारे होते हैं उसकी रैंकिंग के लिए हेल्प करता है। अब जो हमारा गूगल है वो अपना क्या होता है, सर्च इंजन होता है। गूगल, याहू, बिंग और भी फर्दर जो भी होते होंगे वो अपने कितने होते हैं, सर्च इंजन होते हैं। मोस्टली हम लोग क्या यूज करते हैं, गूगल। ठीक। अब हम लोग को जितनी भी अब हाँ जितनी भी वेबसाइट्स पे हम लोग काम करते हैं या जितने क्लाइंट्स की वेबसाइट पे काम करते हैं, हम लोग को उनकी वेबसाइट की रैंकिंग के लिए हेल्प करनी होती है। जैसे कि कल की क्लास में मैंने बताया था कि अकेला एसईओ वेबसाइट को रैंकिंग में हेल्प नहीं कर सकता, बट अगर आप एसईओ नहीं करोगे तो भी रैंकिंग में नहीं आ सकता। तो एसईओ करना मैंडेटरी है। ठीक है। अगर आप एसईओ नहीं करते हो तो वो रैंकिंग में हेल्प नहीं करेगा, इसलिए एसईओ करने की जरूरत होती है, बट अकेला एसईओ भी रैंकिंग नहीं कर सकता। आपको ट्रैफिक और भी फर्दर प्लेटफॉर्म से अपनी वेबसाइट पे लाने पड़ते हैं। ठीक। अब जो ये आपका एसईओ है, सर्च इंजन है जैसे गूगल है, इसमें हम लोग अपनी वेबसाइट को रैंकिंग के लिए ही पुश करते हैं। बट एक थिंग इसमें ये आ जाती है कि जो सर्च इंजन रिजल्ट पेज होता है, आप गूगल पे जाके अगर कुछ सर्च करते हो, एक सेकेंड, अगर आप गूगल पे जाके कुछ सर्च करते हो, ठीक है, तो इसमें जो अपना रैंकिंग आ रहा है वो कहां पर आ रहा है, थर्ड नंबर पे आ रहा है। टेक्निकली तो थर्ड नंबर पे आ रहा है ना, देखिए। फर्स्ट नंबर पे आपका क्या आ रहा है यहाँ पे, आपका लोकल एसईओ, ये फर्स्ट नंबर है, जिसे हम लोग बिजनेस लिस्टिंग भी कहते हैं या गूगल माई बिजनेस भी कहते हैं। सेकंड नंबर पे क्या आ रहा है आपका, स्पॉन्सर्ड ऐड आ रहा है, जिसे हम लोग गूगल ऐड भी कहते हैं, या फिर हम लोग बोलते हैं इसको सर्च इंजन मार्केटिंग। और थर्ड नंबर पे आपका यहाँ पर आता है एसईओ। तो टेक्निकली आपका ये किस नंबर पे आ रहा है, थर्ड नंबर पे आ रहा है। तो अब अब आप लोग भूल जाओ कि आप लोग एक डिजिटल मार्केटर हो, ठीक है। एज अ कॉमन पीपल, एज अ कॉमन पर्सन, अगर आप लोग को मनाली में ट्रिप प्लान करनी है और आप लोग को कोई भी इसमें से लिस्टिंग मिलती है, ठीक है, आपने ये सर्च किया कीवर्ड और आप लोग को ये रिजल्ट्स मिलते हैं, तो आपका पहला ऑप्शन क्या होता है, आप लोग पहला क्या करोगे कि एक कॉमन बेसिस पे कि जो अपने को फर्स्ट यहाँ पे गूगल लिस्टिंग मिल रही है, हम लोग इसी पे जाके पहले चेक करेंगे चीजों को कि बजट फ्रेंडली, मेरे बजट के अकॉर्डिंगली कोई चीज आ रही है कि नहीं आ रही है। ठीक है। फिर उसके बाद अगर आपका होगा तो आप लोग क्या करोगे, या तो यहाँ पे एड्स पे जाओगे, इधर आप लोग वेबसाइट पे जाओगे। तो अगर देखा जाए ना, यही चीज अगर हम लोग 2020 के टाइम पे देखें, तो ये फॉर्मेशन बिल्कुल करेक्ट था कि भाई पहले आपका लोकल एसईओ आता है या गूगल एड्स आता है, देन आपका एसईओ आता है। ठीक। तो
जैसे कि करंट सिनेरियो में ये थर्ड नंबर पे हम एसईओ काउंट कर रहे हैं, 2020 में इसको हम लोग फर्स्ट नंबर पे काउंट करते थे। इधर ये थर्ड नंबर पे था बट स्टिल ये फर्स्ट नंबर पे कंसिडर किया जाता था। क्यों? क्योंकि उस टाइम एआई का टाइम नहीं था। एआई का टाइम नहीं था। बट एआई जैसे 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 इनबिल्ट होता जा रहा है, एड ऑन होता जा रहा है, कोलैबोरेट करता जा रहा है, तो चीजें, टेक्निक सारी बदलती जा रही हैं। तो अब एससीओ आपका थर्ड नंबर पे कंसिडर करता है। क्यों? उसका रीजन ये है कि लोग ज्यादातर ऊपर आपके लोकल एससीओ से, आपके गूगल एड से ही इतना इंटरेक्शन कर लेते हैं कि एससीओ पे ट्रैफिक आने वाली जो बोल सकते हैं ना एंगेजमेंट रेट है, वो कम हो जाती है। अब इसको हम लोग इंक्रीज कैसे कर सकते हैं? बात ये आती है कि हम लोग इसको एससीओ वाली चीजों को इंक्रीज कैसे कर सकते हैं। तो देखा जाए तो एसईओ को इंक्रीज करने के बहुत सारे टैक्टिक्स होते हैं। कि पहली बात, जितनी चीजें न्यू इनबिल्ट हो रही जैसे कि जहां हम लोग कीवर्ड्स को लेकर, कीवर्ड्स जैसे कि जैसे यहाँ पे हमने बेस्ट होटल इन पुणे सर्च किया है, तो अब धीरे 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 कीवर्ड्स को डायरेक्ट की जगह ना हम लोग क्वेश्चंस के फॉर्म में सर्च कर सकते हैं। कि मानी 3 स्टार होटल प्राइसेस इन मनाली, या 2 स्टार्स, टू तो बहुत चीप हो गया, 3 स्टार्स होटल प्राइसेस इन मनाली। तो वो आपको उसके अकॉर्डिंगली क्या देगा? डेटा देगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम लोग यहाँ पे जाते हैं और यहाँ सर्च करते हैं 3 स्टार होटल प्राइसेस इन मनाली। कुछ तो लोचा हुआ, पहला वाला ही ठीक था। जो चीज चाहिए वो नहीं आने वाली। छोड़िए। यहाँ पे आप लोग ने ऑब्जर्व किया होगा, यहाँ पे एआई ओवरव्यू करके एक सेक्शन आने लगा है, अगर आप लोग ने ऑब्जर्व किया है तो। अगर किसी ने किया तो प्लीज आप लोग यस नो बोल देना, हम ऐसे ट्राई कर रहे हैं कि मुझे वो सेक्शन मिल जाए। Here it is। ये, अब आप ये देख रहे हो एआई ओवरव्यू आ रहा है। यस मैम। ठीक है। ये एआई ओवरव्यू जो पिछला वाला जो हमने आपको बताया था, जिसमें लोकल एसईओ आ रहा है, गूगल एड्स आ रहा है और आपका एसईओ आ रहा है। तो अगर हम लोग एआई के टेक्निक्स के अकॉर्डिंग चले तो एसईओ अपना थर्ड नंबर पे आ रहा था। ठीक है। गूगल एड्स लोकल एसईओ ऊपर नीचे शफल करते रहते हैं, मे बी गूगल एड कभी फर्स्ट नंबर पे मिल जाए, लोकल एसईओ कभी सेकंड नंबर मिल जाए, वो आपका शफल करते रहते हैं। बात अब ये आती है कि ये जो आपका एआई है, जिसे हम लोग एईओ भी कहते हैं, आंसर इंजन ऑप्टिमाइजेशन। एईओ को क्या कहते हैं हम लोग? आंसर इंजन ऑप्टिमाइजेशन। तो अब बात किस पे चल रही थी? अपनी कीवर्ड्स पे चल रही थी। जैसे कि हमने प्रीवियस कीवर्ड को सर्च किया था डिजिटल मार्केटिंग कोर्सेज करके, जैसे कि मेरा पिछला कीवर्ड क्या था? होटल का ही था, होटल इन मनाली। ठीक। तो ये लिस्टिंग अपने पास आई थी। अब टेक्निकली देखा जाए तो हम लोग क्या किए थे एसईओ में जाकर, सर्च इंजन रिजल्ट पेज पे जाके, कि हम लोग को सबसे पहले हम लोग को होटल्स की लिस्ट मिल जा रही थी। कि भाई ये होटल्स की लिस्ट है, यहाँ पे पहले क्लिक करके देखो, देन हम लोग अपने जहां जहां से हम लोग ने ट्रिप को अपना प्लान किया है, हम लोग फिर उसके साइट्स पे जाएंगे। बट एआई क्या कहता है कि अगर आपको कुछ जानना है
ठीक है, अगर आपको कोई फर्दर इंफॉर्मेशंस भी ग्रैब करनी है तो आप उसको क्वेश्चंस फॉर्म में अपनी वेबसाइट में पुट करो। समझने की कोशिश करिएगा। जैसे कि हमने पिछला क्या कीवर्ड था, होटल्स इन मनाली। ठीक, तो हम लोग को होटल्स की लिस्टिंग आ गई। कोई डालता है कि होटल प्राइसेस इन मनाली, ठीक है, या बजट फ्रेंडली होटल इन मनाली, या 3 स्टार से 4 स्टार XYZ, कुछ भी इस तरह के जो सर्चेस होते हैं, ये हमेशा आपके क्वेश्चंस फॉर्म में रहते हैं। ठीक, अब जब कोई यूजर क्वेश्चन फॉर्म में गूगल पे जाकर चीजों की डिमांड कर रहा है, उसकी रिसर्च कर रहा है, तो आपके वेबसाइट में भी वैसा कंटेंट होना चाहिए। अगर आप उस तरह का कंटेंट अपनी वेबसाइट में नहीं पुट करते हैं तो मे भी आपकी वेबसाइट रैंकिंग में नहीं आ सकती है। जैसे कि यहाँ पे अगर आप देखो, तो मैंने इसके क्वेश्चंस को कैसे पुट किया है। डिजिटल मार्केटिंग कोर्सेज फी, जो कि कॉमन क्वेश्चन है, जो कि एक यूजर की कॉमन आ सके, किसी किसी को अगर कोर्स करना होता है तो उसको बेसिक आइडिया लेना पड़ता है कि भाई लोग यहाँ पे, अब जैसे यहाँ पे अगर आप देख रहे होंगे, इसने हाईलाइट करके रखा है इसके बेसिक फंडामेंटल्स को। अब ये क्या दे रहा है, ये एआई ओवरव्यू खुद से आंसर जनरेट करके नहीं दे रहा है। ये भी आंसर किसी ना किसी वेबसाइट में होगा जो कि एसईओ रैंकिंग के लिए हेल्प होगा। अभी कैसे पता चले किस वेबसाइट का है, तो यहाँ पे अगर आप देखोगे, छोटा सा लिंक दिख रहा होगा जिसे हाइप यू वांट टू कॉल आप कह सकते हो। तो ये आप अगर यहाँ पे क्लिक करते हो, सॉरी, ये देखिए, तो साइड बार में देखिएगा, जब मैंने यहाँ पे क्लिक किया तो ये देखिए यहाँ पे आपको रिजल्ट्स मिल रहे हैं। कुछ सिंपली learn.com के हैं, ग्रोथ ए कैड का है, और कौन सा है आपका इसमें, एक और भी आपका होगा, NIIT का है आपका। ठीक है, फिर आपका क्या आ रहा है इसके नीचे, आपके कॉलेज, जो ये ब्लू हाईलाइट हो रहा है ना, ये जितना भी ये ब्लू हाईलाइट आपका हुआ है, ये कहाँ से ग्रैब किया गया है, इनमें से कहीं ना कहीं आपको ग्रैब करके आपको डेटा प्रोवाइड किया गया है। तो अब जितने भी यूजर आएंगे, ठीक है, आने वाले आया है, बट धीरे 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 आने वाला है, आने वाले मे बी कुछ टाइम बाद। अब वो टाइम कब है एग्जैक्टली, आई आएगा जो गूगल ही पूरा हैंडल करेगा, मे बी एआई मोड आएगा जो गूगल पूरा अपने अकॉर्डिंगली हैंडल करेगा। तो जितने भी यूजर्स है ना, वो गूगल की तरफ से ना आकर वो एआई के थ्रू आपकी वेबसाइट पे आएंगे, जिससे कि एसईओ का जो ट्रैकिंग पहले होता था जो बहुत स्पीडली हो जाता था, ठीक है, वो थोड़ा सा उसका रेट कम हो जाएगा। वो क्यों कम हो जाएगा, कि अगर आप क्वालिटी कंटेंट नहीं दोगे, मानिए आपकी वेबसाइट अगर ट्रैवल के ऊपर है, और ट्रैवल में किस किस तरह के एज अगर आप कॉमन पीपल होते और आपको क्वेरीज पुटअप करनी होती गूगल पे, तो आप उस क्वेश्चंस के फॉर्म में आंसर्स को पुट करना स्टार्ट कर दो अपनी वेबसाइट में, कि जो जो डिमांड या फिर जो जो बेसिक नीड्स होती हैं किसी भी यूजर्स की या ऑडियंस, तो यहाँ पे फिर वो रैंकिंग के लिए हेल्प करना स्टार्ट हो जाती है। मैम थोड़ा मुझे लेट हो हम रहा है, फिर एक मेरे को बार रिपीट थोड़ा थोड़ा करते आ हैं। गया, थोड़ा थोड़ा। ठीक है, हम फिर से रिपीट करते हैं इसको, और बाकियों को कितना कितना आया। मैम एक थोड़ा परसेंट बहुत भी नहीं आया बस। सॉरी। मैम मैं कर दीजिए। हम मैं बस आइडिया वो कर दो। हम फिर से रिपीट करते हैं। नहीं देखिए, आया। सबसे पहले एसईओ पे जाते हैं, ठीक है, बहुत सिंपल से स्टार्ट और करते हैं, फिर हम लोग थोड़ा सा इन डेप्थ इसमें आते हैं। एसईओ जो है आपका सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन है, फुल फॉर्म आप सबको पता है। दूसरा, ये वेबसाइट को रैंकिंग के लिए हेल्प करता है। ठीक,
अभी रैंकिंग को जो हेल्प करता है ना, बहुत डिफरेंट डिफरेंट एस्पेक्ट्स में करता है। कंटेंट में भी करता है, कीवर्ड्स के थ्रू भी करता है, कैनोनिकल टैग में करता है, सर्च इंजन सॉरी साइट मैप में करता है, रोबोट डॉट टीएक्सटी में करता है, ऑन पेज में करता है, कुछ एसईओ टेक्निक्स पे करता है। तो बहुत सारे पैरामीटर्स आते हैं जिसमें आपकी वेबसाइट रैंकिंग करती है। अब जो अपना ओल्ड एसईओ था, ठीक है, ओल्ड एसईओ में क्या होता था कि जब हम लोग पैरेलली ऑफ पेज, ऑन पेज एंड गूगल टेक्निक्स या गूगल एल्गोरिदम्स को क्या करते थे, फॉलोज करते थे, तो कहीं ना कहीं हमारी वेबसाइट रैंकिंग में हेल्प होती थी। ठीक, मतलब गूगल में वो कहीं ना कहीं रिलायबल रहता था, फर्स्ट नंबर पे आने की कोशिश करता था, क्योंकि कंपटीशन वेबसाइट का बहुत है। जितनी भी कंपनीज बनती हैं या जितने भी स्टार्टअप्स बनते हैं या फिर जितने भी न्यू ऐसे नीश के तौर पे यूज किया जा रहा है अपनी कंपनीज को या फिर प्रोडक्ट्स को, तो हर कोई वेबसाइट बनाता है। क्यों बनाता है वेबसाइट? बिकॉज उससे एक, आप बोल सकते हो, ट्रस्ट वर्दिनेस आती है। ठीक है, एक अथॉरिटी मिलती है, एक इफेक्टिवनेस मिलता है ऑडियंसेस को। ठीक है, कि भाई अगर वेबसाइट है तो कहीं ना कहीं अगर, और वेबसाइट ऐसी नहीं कि वेबसाइट बन गई तो ट्रस्ट ऑडियंस को आ जाएगा, नहीं। आपकी वेबसाइट का लुक कैसा है, उसका इंटरफेस कैसा है, जो कंटेंट, जो पिक्चर्स आप यूज किए हो, क्या वो अट्रैक्टिव है कि नहीं है, बहुत सारी चीजों पे वैरी करता है। और सिंपल एग्जांपल मिले, अगर हम आपको ऑप्शन देते हैं एप्लीकेशन पे, ना कि वेबसाइट पे, कि वेबसाइट पे ही देते हैं कि amazon है, फ्लिपकार्ट है और मिंत्रा है, आपको तीनों में से सबसे ज्यादा यूजर फ्रेंडली वेबसाइट किसकी लगती है? amazon, मिंत्रा एंड फ्लिपकार्ट। तो अमेजन। किसकी? फ्लिपकार्ट ठीक है, मेरी। अपना अपना प्रोस्पेक्टिव है, जरूरी नहीं सबका कॉमन आंसर है। किसी को amazon की लगती है, किसी को फ्लिपकार्ट से मुझे फ्लिपकार्ट। मिंत्रा की लगती है। तो सबका अपना अपना प्रोस्पेक्टिव है। लेकिन यूजर फ्रेंडली कब होता है? जब यूजर का और वेबसाइट का एक रिलेशन, या आप बोल सकते हो एक अट्रैक्टिवनेस क्रिएट हो। मे बी मुझे amazon की वेबसाइट थोड़ी सी हेक्टिक लगती हो, मे बी किसी को मिंत्रा की वेबसाइट हेक्टिक लगती हो। तो यूजर इंटेंट के अकॉर्डिंग अपने को वेबसाइट क्रिएशन करना चाहिए। ठीक है, कि जिससे जितना ज्यादा अट्रैक्टिव यूजर को वेबसाइट लगेगा, उतना ज्यादा यूजर आपकी वेबसाइट पे आने की कोशिश करेगा। अब ओल्ड एसईओ का ऐसा भी कहना था कि जब आप ओल्ड एसईओ कर रहे थे, कि आप अपना जो डोमेन नेम है, जब आप बिजनेस को ही चूज करते हो ना, जब बिजनेस नेम अपना चूज करते हो, जब डोमेन परचेज करते हो, तो ट्राई करो आपका बिजनेस नेम इतना अट्रैक्टिव होना कि लोग बहुत फ्रिक्वेंटली उस चीज को ग्रैब कर लें। उससे भी आपका जो ट्रैफिक होता है ना, जब आप एड बनाते हो, कहीं से प्रमोशन करते हो ना, तो उस प्रमोशन के थ्रू भी क्या होता है, लोग आपकी वेबसाइट पे आना स्टार्ट कर देते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर देखा जाए, तो बेवकूफ.com का नाम सबने सुना होगा, बेवकूफ का, मुंबई बेस्ड स्टार्टअप यस कंपनी। मैम। अब स्टार्टअप नहीं रही, वो बहुत पुरानी हो गई है। तो अब उसने, उसका कभी मैंने ऐड नहीं देखा, अब ऐड आना स्टार्ट हो गया। लेकिन जब बेवकूफ.com आया था, तो उसका हार्डली एक फेसबुक पे ऐड आया था, फिर उन्होंने मार्केटिंग को क्लोज कर दिया था। उनका अलग अलग आ गया था कि भाई वो बहुत ज्यादा कूल टी शर्ट्स को प्रिंटिंग कर रहे थे, कस्टमाइज टी शर्ट को प्रिंटिंग करने का देते, तो वो इस तरह के कैंपेन्स को रन करना स्टार्ट कर रहे थे। तो बिजनेस का नेम, या फिर जो आपका बिजनेस का, बोल सकते हो ना कि एक यूनिकनेस जो होती है, आप उसको ऑडियंसेस को दिखाओ, बट वो यूनिक जो थिंग आप क्रिएट कर रहे हो ना, वो आपके ऑडियंसेस से भी थोड़ा सा मैच होनी चाहिए। अब बात आती है आपके इस पे, क्या बोलते हैं, एआई जनरेटेड जो एसईओ अब आने वाला, आ गया है या फिर आएगा आगे चल के। तो धीरे धीरे इनबिल्ट हो रहा है, तो इसलिए हम लोग ये भी नहीं बोल सकते कि आ चुका है अब वैसे ही काम करना है, नहीं। अभी एआई धीरे धीरे एसईओ में आने वाला है, इसलिए आप लोग को टेक्निक्स या फिर उसके बारे में बस चीजें पता होनी चाहिए, क्योंकि जितना आप उस चीज के बारे में नॉलेज रखोगे, कि आने वाले टाइम पे आपको उतना ही प्रॉब्लम नहीं फेस करना पड़ेगा। तो अब जब न्यू एसईओ आया है, तो न्यू एसईओ में प्रॉब्लम प्रॉब्लम कह सकते हो, या फिर आप बोल सकते हो कि तरीका क्या आ चुका, टेक्निक क्या आ चुकी है, कि जब भी आप इसको एसईओ को करोगे, तो उस प्रोस्पेक्टिव में आपको क्या करना होगा उस जगह पे, कि आपको क्वेश्चंस के फॉर्म में अपनी वेबसाइट में आंसर्स को पुट करना होगा। बहुत सिंपल, जैसे कि आपके सामने ये जो पेज मैंने इसीलिए बंद नहीं किया है, कि मैंने सिंपली अपने क्वेश्चन को पूछा कि मुझे डिजिटल मार्केटिंग कोर्स करना है, बट मुझे फीस जानना है कि मिनिमम कितने से स्टार्ट होती है, मैक्सिमम कितने तक जा सकती है। तो उसका मुझे यहाँ पे क्या मिला है, सारा का सारा डेटा मिला है। ठीक,
उसने ओपिनियन भी दिया है कि अगर आप ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स लाइक सिंपली लर्न ऑफर्स फीस इतना, एनएनआईटी इतना फीस करता है, बेसिक जो आपकी रेंज ऑनलाइन कोर्स की होती है वो 10,000 से इतने में स्टार्ट होती है, एडवांस वालों की जो फॉर एग्जांपल अपग्रेड एंड फर्दर वाले जो होते हैं जो आपको पीजीडीएम प्रोवाइड करते हैं उनकी कितनी प्रोवाइड मतलब फीसेस होती हैं। तो उन ये एआई ओवरव्यू को हम लोग एसईओ के टर्म में बोलते हैं फीचर्ड स्निपेट। ठीक है। इन केस अगर आपसे कोई पूछे व्हाट इज फीचर्ड स्निपेट, तो आप उसको एआई फॉर्मेशन का ही नाम दोगे। ये जो एआई ओवरव्यू है ना, ये इसी को हम लोग ओल्ड एसईओ में बोलते हैं फीचर्ड स्निपेट। ठीक है। ये हम लोग डिसाइड नहीं करते हैं कि एआई हम लोग का ही कंटेंट दिखाए। एआई को जो रिलेटेबल कीवर्ड्स के अकॉर्डिंग जिस वेबसाइट से रिलेटेबल कंटेंट मिलेगा ना, वो उसी के आंसर्स को कंबाइन करके यहाँ पे यूजर को प्रोवाइड करेगा। इसलिए वो जिधर से भी आंसर्स लेता है उसकी लिंक यहाँ पे प्रोवाइड कर देता है। जैसे कि अगर हम लोग और स्क्रॉल करके देखते हैं, कोर्स लेवल बेसिक कोर्स आर जनरली लेस एक्सपेंसिव देन एडवांस एंड स्पेशलाइज्ड कोर्स। ठीक है। तो अगर हम लोग यहाँ पे क्लिक करते हैं तो ये कौन ने, ये कहाँ से कंटेंट मिला है, सिंपली लर्न से मिला है। ड्यूरेशन आपका यहाँ पे दिया हुआ है, तो ये कहाँ से अगर इनको कंटेंट मिला है, तो सी ग्रोथ दिल्ली कोर्स एकेडमी, ग्रोथ एकेड या फिर सिंपली लर्न, इनमें से जो कॉमन इनका आया होगा उससे एक आंसर्स इसका यहाँ पे क्रिएट हुआ है। तो अब मानिए अगर हम यूजर हैं और मुझे डिजिटल मार्केटिंग फीस को लेकर है, तो मेरा एज अ कॉमन पर्सपेक्टिव क्या रहेगा कि हम सारा का सारा डेटा यहीं से ग्रैब करें। ठीक है। फिर यहां से हम लोग क्या करें, लिंक्स पे स्विच करें और भी चीजों को हम लोग क्या करें, ओवरव्यू करें कि कहाँ से मुझे कोर्सेस करनी है। अब ये कैसे हो सकता है, ये ऐसे हो सकता है कि आप, जैसे मैंने बोला फिर से हम रिपीट कर रहे हैं, जो यूजर का क्वेश्चन है आपके बिजनेस के, अब आप अपने बिजनेस को अच्छे से जानते हो, आप किसी बिजनेस के लिए काम करोगे, तो हमेशा जब आप कोई कंटेंट लिखो उसमें कोई कीवर्ड डिसाइड करो ना, तो ट्राई करो आप यूजर इंटेंट से कीवर्ड डिसाइड करो। ठीक है। अभी कीवर्ड इंटेंट के बारे में भी हम लोग बात करेंगे, पहले यूजर इंटेंट के बारे में जान लेते हैं। तो यूजर इंटेंट किस तरीके से उस कीवर्ड को सर्च करना चाहता है, उस कीवर्ड का जो आंसर होगा ना वो आपके कंटेंट में या फिर आपके वेबसाइट के कंटेंट में आना जरूरी है। वही हेल्प करेगा आपका एआई, जिसे हम लोग एईओ कहते हैं, आंसर इंजन ऑप्टिमाइजेशन कहते हैं, जिसे हम लोग फीचर्ड स्निपेट भी कहते हैं, जिसे हम लोग एआई ओवरव्यू भी कहते हैं। तो ये एआई ओवरव्यू आगे चलकर आपके यूजर को अपनी तरफ स्विच कर लेगा। जो गूगल से जा देते हैं वो एआई के थ्रू अब आपके ट्रैफिक जनरेट करेंगे। अभी समझा? नहीं आया तो फिर से डिस्कशन हो सकता है, ऐसा कोई हेजिटेट मत होइएगा आप लोग। समझी। मैम थोड़ा थोड़ा आ तो गया बट थोड़ा वही एक थोड़ा जगह थोड़ा ही रहने। कोई नहीं, बात नहीं, मतलब पूरा समराइज होके एक जगह मतलब नहीं हो पा रहा ये है। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। देखिए हम ओल्ड और न्यू दोनों को बता रहे हैं आपका ना, तो इसलिए थोड़ा सा वो कंफ्यूजन हो रहा होगा। बहुत शॉर्ट में बस इतना समझ मतलब के ये रखिए। मतलब एक मिनट मैम, ये कह सकते हैं कि सर्च इंजन कीवर्ड भी डिपेंड करता हो, जो ये एईओ है एईओ है, हाँ। वो मतलब क्वेश्चन फॉर्मेटिव होता है, बस इतना नहीं, समझ में आया। देखिए दोनों ही आपके कीवर्ड फॉर्म में ही होते हैं आपके। ठीक है। डिफरेंस क्या हो जाता है, ओल्ड वाला आपका जो लॉन्ग टेल कीवर्ड्स होते थे, मतलब जहां पे हम लोग चिट्ठी लिखकर किसी चीज को सर्च हाँ। करते थे, वो हम्म। चीज आपकी शॉर्ट होके क्वेश्चन फॉर्म में आ चुकी है हाँ न्यू यही न्यू बोल रही एसईओ में। ठीक है। अब जो ये न्यू एसईओ है, इसमें सिंपल अगर बात करें, जो हम लोग को क्वालिटी वेबसाइट की रैंकिंग चाहिए वो हम लोग को एआई के थ्रू अब मिलना स्टार्ट होगी। ठीक, जैसे कि यहाँ पे मैंने बोला ना कि ये आपको लिंक्स देना स्टार्ट कर दिए हैं, तो ये अब इस तरीके से स्टार्ट होगा। जो कि ओल्ड वाले में क्या होता था, जितना अच्छा एसईओ होगा उतना जल्दी गूगल उसको रैंकिंग में लाएगा, बट न्यू वाले में एआई बीच में आ गया है। तो अब जितनी भी ट्रैफिक आएगी ना, अगर एआई ओवरव्यू कुछ कुछ सेलेक्टेड क्वेश्चंस पे आता है जहां पे उसको रेलेवेंट आंसर्स मिल जाते हैं, अगर उसको नहीं मिलते हैं तो फिर वो आपको इस तरह के रिजल्ट्स देता है, ऐसे रिजल्ट्स देता है। जहां पे उसको मिल जाता है कि भाई नहीं, मुझे बहुत जेन्युइन या रिलेटेबल आंसर्स मिले हैं, तो वो इस तरह का आपको देता है। तो धीरे धीरे एआई, गूगल क्या करेगा, एआई मोड को भी लानी पड़ेगा।
ठीक है। अभी एआई मोड के बारे में इतना आया नहीं है, बट हम आपको एक बेसिक बता रहे हैं क्योंकि ये यूएस में ये अपडेट है। अगर आप लोग आर्टिकल्स पढ़ते होंगे या फिर लिंक्डइन पे आर्टिकल्स पढ़ते होंगे तो आप लोग को भी इजीली मिल जाएगा। अब मुझे एग्जैक्टली नाम नहीं पता मैंने कहाँ से आर्टिकल पढ़ा है, लेकिन हाँ, ये आर्टिकल अगर आप लोग लिंक्डइन पे देखोगे तो मिल जाएगा आप लोग को एआई मोड का। तो गूगल अब क्या करेगा फ्यूचर में कि कि मतलब जो, हाँ बोलिए। कि मतलब गूगल के अकॉर्डिंग एआई के अकॉर्डिंग सर्च हाँ मिलेगा। एग्जैक्टली एग्जैक्टली। लिंक कंट्रोल गूगल ही करेगा, बट जो अपने ट्रैफिक होंगे ना वो एआई के थ्रू आ जाएंगे। ओके। ये ऐसे है कि मतलब हाँ बस। डाइवर्जन हो जाएगा उसका, कि जहां पे हम लोग ओल्ड एसईओ में गूगल ही सब काम करता था, वो न्यू एसईओ में गूगल अब एआई को कंट्रोल करके काम करवाएगा, ट्रैफिक को उधर से स्विच करेगा। तो मे बी हो सकता है कि अगर जैसे अभी हम लोग ऐसे सर्च कर रहे हैं गूगल पे जाकर, इस तरीके से जो चीजों को सर्च करते हैं, यहाँ पे गूगल क्या कर देगा कि ये कर देगा आपका एआई मोड को लेता आएगा। तो उसमें जैसे हम लोग का चैट जीपीटी होता है ना, कि हम लोग क्वेश्चन पूछते हैं वो हम लोग को आंसर्स देता है, मतलब जैसे चैट जीपीटी में, तो उस तरह से अब अपनी वेबसाइट्स को भी दिखना स्टार्ट हो, इस वजह से ट्रैफिक भी थोड़ा कम हो जाएगा। अभी तो ये मैम हम लोग की वेबसाइट आया, मिलेगी, उसमें दिखेगी कि नहीं दिखेगी वेबसाइट? वो दिखेगी तब जैसे कि मैंने बोला कि अगर आप रिलेटेबल आंसर्स देते हो क्वेश्चंस का, तो आपकी वेबसाइट कुछ इसी तरह से दिखना एआई मोड में स्टार्ट हो जाएगी। तो ये जो आप एआई ओवरव्यू देख रहे हैं ना, ये एआई ओवरव्यू फॉर्मेट यही रहेगा, बट अपना जो सर्च इंजन ऐसा दिखता था वो एआई मीट मोड में चला जाएगा। मतलब बहुत अभी इतना वो मत टेंशन लो आप, अभी अपने में नहीं आया, वो यूएस के कुछ सिलेक्टेड लोगों में आया है, और हार्डली ऑल ओवर इंडिया में किसी में आया होगा, गिने चुने लकी लोगों में तो उनमें आया होगा। अभी उसको आता तो बहुत टाइम लगेगा, लेकिन आएगा जरूर ये 210%। क्योंकि लेकिन जब मैम वो तो एआई, ऑप्शनल होगा ना फिर। नहीं ऑप्शनल नहीं होगा, फिर आपको उसके अकॉर्डिंगली ही काम करना पड़ेगा, बिल्कुल ऑप्शनल नहीं होगा ये। वो पूरा फिर वो गूगल ही तो मैं कंट्रोल मतलब करेगा, पूरी क्योंकि टेक्नोलॉजी गूगल का, चेंज हो जाएगी मैम फिर तो। हाँ गूगल का ऐसा मानना है कि उसको, गूगल को ऐसा लगता है कि एआई ओवरव्यू में जो आंसर्स मिलते हैं कभी कभार वो फेक होते हैं। ठीक है। इसलिए वो एआई मीट मोड का इस्तेमाल करेगा आगे चल के। तो अब उसको कितना टाइम लगेगा ये तो नहीं पता, बट ये ऐसा होगा क्योंकि कुछ कुछ में मतलब आ चुका है, जैसे मैंने बोला ना यूएस में कुछ कुछ में आ चुका है सिलेक्टेड में। तो अभी अपडेट टू अपडेट डिपेंड करता है, मे बी और कोई गूगल का अपडेट आएगा, कैसे काम होगा फिर वो कुछ और आगे चलकर आएगा, बट हाँ आएगा तो जरूर ये। तो मैम मतलब डरिए नहीं, कौन सा कंटेंट टेररिस्ट अटैक हो रहा है। कंटेंट होना चाहिए उसमें, आपकी साइट में कंटेंट वो वाला। आपका क्वेश्चन फॉर्म में होना चाहिए, जैसे आपसे कोई क्वेश्चन पूछा ना, तो जैसे फॉर एग्जाम्पल कि आप एक ट्रैवल एजेंट हो, ठीक है, आप ट्रैवल में आपसे कोई ये पूछता है कि मनाली ट्रिप पैकेज या फिर हरिद्वार ट्रिप पैकेज, ठीक है, या कपल्स ट्रिप पैकेज फॉर एग्जाम्पल, इस तरह से आप बोल सकते हो 10 डेज। तो इसको आप आंसर्स के फॉर्म में कैसे दोगे, आप उस 10 दिन का क्या करोगे, आइटनरी बिल्डअप करके दोगे, बजट बिल्डअप करके दोगे आप, मतलब नहीं होता। तो इस तरह से आपकी वेबसाइट्स में वो पर मैम आंसर्स जैसे होने चाहिए। नॉर्मली कीवर्ड्स तो अपन को मिल जाते हैं ऊबर सजेस्ट वगैरह से, तो वही हम्म। सेम आंसर सेम वर्डिंग्स के साथ के लिए कोई आएगा टूल वगैरह? नहीं नहीं, सेम आंसर सेम, क्या बोले आप, वर्डिंग्स के जैसे अकॉर्डिंग आपकी वेबसाइट हाँ, में। जैसे वर्ड्स भी तो डिफरेंट हो हाँ जाते हैं और एआई को कुछ और पसंद आया फिर। बोले ना, इस पे अपना कंट्रोल नहीं है, इस पे किसी का कंट्रोल नहीं है। जहां से रिलेटेबल आंसर्स मिलेगा वो ऑडियंस को वही दिखाएगा। तो आपको इसको अपनी वेबसाइट कभी को नहीं दे, अगर, हाँ बोलिए बोलिए, आप बोलिए। इसको मतलब वैसा भी नहीं दे सकते जिस वजह से ऊपर आया अपना। नहीं बिल्कुल भी नहीं, ये बोले ना, ये हमारे कंट्रोल में नहीं है। आपके आंसर्स, आपका एसईओ, आप कितने मतलब अकॉर्डिंगली वर्क कर रहे हो ना, उस पे डिपेंड करता है ये चीज। परफॉर्मेंस। अब बात ये होती है कि आपको कैसे पता आपका एसईओ अच्छे से वर्क कर रहा है कि नहीं कर रहा, प्रॉब्लम तो ये भी आ सकती है ना, ट्रैफिक कितना आ रहा है, एंगेजमेंट रेट कितना है, वो कहाँ पे वैरी कर रहा है। इसके लिए हम लोग गूगल सर्च कंसोल का यूज करते हैं, तो उससे आप आइडिया लगा सकते हो कि कितनी ट्रैफिक आ रही है, किस तरह कंटेंट। इसलिए वेबसाइट पे हमेशा 6 मंथ्स बाद, मिनिमम 6 मंथ्स बाद आपकी कंटेंट जो होते हैं ना वो चेंज कर दिए जाते हैं।
हर 6 महीने पे। मैक्सिमम 1 साल बाद कुछ लोग करते हैं, बट मिनिमम 6 मंथ्स रहता है कि आपको अपने वेबसाइट का कंटेंट क्या कर देना होता है, चेंज कर देना होता है। और वेबसाइट का जो ये होता है, लुक होता है, उसको भी थोड़ा सा डिफरेंट कर देना होता है। तो जब आप डिफरेंट करते हो और उस तरह से भी, तो वो भी रैंकिंग के लिए हेल्प करता है आपका। और मैम मैं एक चीज अभी और आपका पूछ बहुत रहा टफ था। हो जाएगा, फिर काम बढ़ जाएगा तो। हाँ ये तो है। मैम हाँ बोलिए बोलिए, आप बोलिए। मैं एक चीज और पूछ रहा था, कल आपने वो गोडेडी का जो बताया था रेट, वो क्या था डोमेन और होस्टिंग का? अच्छा, गोडैडी, वो तो परचेज का बताया था आपको, कि जैसे अगर वो क्या आपको, था? जैसे अब ये जैसे आप देख रहे हो ना, simplylearn.com, यहाँ पे ग्रोथ है कैड हम्म। या फिर ये सब देखिए डोमेन है। यहाँ पे देखिए, अगर आप और स्क्रॉल करेंगे तो शिक्षा आ गया आपका, फिजिक्स, जो भी आपका पीडब्ल्यू स्किल्स। तो ये डोमेन है। अगर आपकी वेबसाइट को गूगल पे कैसे ये लाइव दिख रही है ना, तो ये डोमेन है। और ये लाइव दिखने के लिए हम लोग होस्टिंग का इस्तेमाल यूज करते हैं, मतलब सर्वर का यूज करते हैं। तो GoDaddy आपको क्या देता है, आप अपनी वेबसाइट का नाम परचेज कर सकते हो, साथ ही साथ आप होस्टिंग परचेज करते हो, जिससे कि गूगल पे आपकी वेबसाइट इस तरीके से लाइव दिखने लगती है। मैम वो तो पता है, पर वो रेट वगैरह आपने जो अच्छा, बताया वो था। परचेजिंग का बताया था आपको। वो हम्म। अगर आपको कोई नाम खरीदना है ना वहां से, अपनी वेबसाइट का या फिर अपनी कंपनी का, तो जब आप उसको ऐड टू कार्ट करते हो ना, वो परचेजिंग का बताया था कि ऑल ओवर आपका एसएसएल सर्टिफिकेट में लाके, होस्टिंग सर्वर सब कुछ, या फिर 3 इयर्स वारंटी में लाके, वो इतने का बनेगा आपका बिल। तो वो हम आपको हाँ, वहां बताए थे। तो वो वो सब कितना नाम था का मैम? अलग अलग होता है। जैसे कल मैंने शायद दुआ क्रिएशंस का बताया था, तो वो शायद 15 या 1600 का था। तो अगर आप कोई और नाम से सर्च करते हो तो मे बी उसका रेट कुछ डिफरेंट होगा। मैम नेमली पर करके मैम होता है ना, वहां से नाम हाँ। सेलेक्ट करते हैं। हाँ मतलब आप पर कर मैम सकते हो। ऐसा भी है कि कुछ लोग कहते हैं कि डोमेन और होस्टिंग अलग अलग प्लेटफॉर्म से लेनी चाहिए। अब ये तो मैंने नहीं सुना है। मतलब एक जगह से लेने का प्रॉफिट ये हो जाता है कि अगर इन केस अगर आपके पास कभी टेम्परेरी सर्वर डाउन आता है, तो वो पर्सन उसको ठीक कर देता है। मतलब ये तो मुझे पता है। और अगर कुछ लोग को मैनेज करना आता है कि डोमेन यहाँ से, होस्टिंग कहीं और से, तो अगर होस्टिंग प्लेटफॉर्म कोई अच्छा आपको पता है, तो आप वैसे भी ले सकते हो, अगर मतलब वो वाली चीज है। अगर आप एक जगह से लेते हो तो वो आगे चल के आपको डिस्काउंट भी देते हैं, इन केस अगर आपके पास डेटाबेस का इशू हो रहा है, या फिर आपका ये होस्टिंग कंप्लीट होने वाला है, या फिर कुछ भी अगर है, तो वो आपको उसमें डिस्काउंट करके भी दे देते हैं। कभी कभार ये भी होता है कि कोई न्यू वेबसाइट कोई परचेज करता है, सॉरी, कभी कभार किसी पर्सन को ना अपनी वेबसाइट का पूरा डेटा दूसरी वेबसाइट में पुट करना होता है। फॉर एग्जाम्पल, दुआ क्रिएशन करके है, उनको अब शुगर कॉस्मेटिक्स का नाम देना है दुआ क्रिएशन को। तो अगर आप एक जगह से लेते हो तो उनका टीम आपका पूरा का पूरा रीडायरेक्शन कर देता है, मतलब पूरा का डेटा उठा के आपका दूसरे में भी डाल देता है। तो ये तो प्रॉफिट मुझे पता है, अगर आप एक जगह से लेते हो। डिफरेंट लेना है तो ले सकते हो, बट उसका मैंने मतलब कभी सुना नहीं। अगर वो प्रॉफिट दे रहा है तो आप बात कर सकते हो वैसे। नहीं, कोई बता रहा था कि अगर प्रॉब्लम आता है तो डोमेन और होस्टिंग साथ साथ चले जाते हैं, नहीं अगर नहीं एक नहीं नहीं, जगह से। प्रॉब्लम एक ही आता है जिसे हम लोग टेम्पररी एरर कहते हैं। कभी कभार सर्वर डाउन का आता है, और मतलब हम लोग के टर्म में उसको टेम्परेरी एरर बोलते हैं। तो वो हटता नहीं है। अगर आप पे ही नहीं करोगे तो वो वहां पे लाइव नहीं दिखाएगा ना किसी चीज को। लेकिन वो हटता जैसे हम्म। आप कह रहे हो ना कि वैनिशी या फिर वैसे हो जाता है, तो नहीं, वो वैसे नहीं होता है, वो सर्वर डाउन का इशू होता है। बट वो 48 आवर्स के अंदर अंदर वो ठीक कर देते हैं उस चीज को, अगर आप उनसे बात करते हो, सपोर्ट टीम से अगर आप बात करते हो तो। ठीक है मैम, थैंक यू। मतलब ऐसा नहीं है कि आप अलग अलग भी ले सकते हो, आप वैसे भी ले सकते हो, ये कहीं पे भी प्रॉब्लम आ सकती है। जरूरी नहीं कि आप अलग अलग होस्टिंग डोमेन ले रहे हो तो वहां नहीं आएगी, वो वहां पे भी आ सकती है। सेम चीज, सेम इश्यू वो वहां पे भी आ सकता है, ऐसा नहीं है उस तरीके से। ठीक है मैम। हाँ। अभी मेरा एक डिजिटल यूनिवर्स नाम का है, उसमें थोड़ा सा मैं चेंजेस कर देता हूँ और सेव भी कर देता हूँ, पर 2 दिन बाद वो हट जाता है ई कॉमर्स वेबसाइट का। मतलब एक मतलब गूगल पे नहीं दिखता, आप ऐसे कह रहे हो? नहीं नहीं, दिख जाता है, पर जैसे मैं उस पर चेंजेस कर देता हूँ हम्म। तो वो सेव नहीं हो पा रहे हैं उसमें, कभी कभी खुलता ही नहीं है। अब तो मैंने बुकमार्क लगा लिया है तो खुल जाता है, पर वैसे नहीं खुलता।
अच्छा, मतलब जैसे आप गूगल पे सर्च करते हो उस तरीके से नहीं ओपन होता। वहां पे ब्लैंक ही दिखाता है। तो आपने उनसे बात किया, मतलब जिनसे आपने ये परचेज किया है, आपने उनके सर्वर टीम से बात किया कि ये प्रॉब्लम कहाँ से आ रही है, होस्टिंग से आ रही है कि एसएसएल सर्टिफिकेट कंप्लीट हो गया है, कहाँ से ये प्रॉब्लम आ रही है? और वो बहुत लंबा चौड़ा वो अबाउट उसका और टेल योर प्रॉब्लम लिख के दे देते हैं, वो मुझसे पढ़ा नहीं जाता है तो कि ये करो तो आपकी वेबसाइट सही हो नहीं, तो आप जाएगी। उनसे बोलो ना कि आप करके अगर सॉल्यूशन नहीं दोगे, देखिए ये वाले होस्टिंग टीम जो होते हैं, इनको आपको थोड़ा सा स्ट्रिक्ट होके, वो अगर आपको कमांड करने को कह रहे हैं कि बोलो कि नहीं, अगर अगली बार से आप नहीं करोगे तो हम आपसे होस्टिंग या ये नहीं लेंगे, हम किसी और टीम से बात कर लेंगे, तो मुझे सॉल्यूशन चाहिए तो चाहिए। आप इस तरह से बात करो, आप वो डेटा देते हैं, आप मत पढ़ो उसको, आप उनसे उसका सॉल्यूशन लेके रखो कि आप मेरा ये सॉल्यूशन करके दो उस चीज का। नहीं तो नेक्स्ट रिन्यू कराना होगा तो हम कहीं और से होस्टिंग वो कर लेंगे। कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप उस तरह से उनसे बात करो, आप उनके डॉक्यूमेंट्स को मत पढ़ो कि वो आपको जो सॉल्यूशन दे रहे हैं करने का। हम्म, ठीक है। नहीं, हम इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि मेरे प्रीवियस एक दो पहले बैच में भी इस तरह का था, तो उसमें एक स्टूडेंट ने यही ओपिनियन दिया था कि आप थोड़ा सा स्ट्रिक्टली उनसे बात करो, तो वो जाकर वो कहीं ना कहीं आपको आपका हेल्प करेंगे, अदरवाइज प्यार मोहब्बत से तो वो बिल्कुल भी नहीं करते हैं। ठीक है। ठीक है, आगे कंटिन्यू करें इस वाले में, कोई दिक्कत जो अभी हम लोगों ने डिस्कस किया एसईओ के बारे में, मतलब न्यू ओल्ड एईओ को लेकर? ठीक है। अब देखिए, आपका जो एसईओ का एल्गोरिदम है ना, वो बेसिकली कितने होते हैं आपके, 5 तरह के होते हैं। ठीक, मे बी दिख रहा है कि नहीं दिख रहा, एक सेकेंड। ये अभी भी जिंदा है एल्गोरिदम, और इन्हीं पे अभी भी एसईओ काम कर रहा है। तो ये आपके 5 टाइप ऑफ क्या होते हैं, गूगल एल्गोरिदम होते हैं: पांडा, पेंगुइन, हमिंग, पिजन एंड मोबाइल। ठीक, ऐसे तो बहुत सारे बथेरों हैं, बट गूगल इसी पे काम करता है अभी भी। पांडा एल्गोरिदम आपका पूरा का पूरा कंटेंट को लेकर है, क्वालिटी कंटेंट को लेकर है, यूनिक रेलेवेंट एंगेजिंग कंटेंट को लेकर है, पूरा का पूरा पांडा एल्गोरिदम। पेंगुइन एल्गोरिदम आपके बैकलिंक्स के लिए, जब आप ऑफ पेज सीखोगे तो कितनी क्वालिटी बैकलिंक्स होती हैं, कितनी क्वालिटी बैकलिंक्स नहीं होती है, तो वो पेंगुइन एल्गोरिदम उसको टैकल करता है। हमिंग बर्ड फास्ट एंड एक्यूरेट रिजल्ट्स को करता है। फास्ट एंड एक्यूरेट रिजल्ट मतलब ये जो आपको ये एआई दिख रहा है ना यहाँ पे, ये हमिंग बर्ड करता है, एल्गोरिदम काम करता है, जितना फ्रीक्वेंट आपको आंसर, जैसे हम लोग फीचर्ड स्निपेट भी कहते हैं, ये आपका काम करता है। फिर आपका पिजन एल्गोरिदम ये लोकल रिजल्ट्स के लिए काम करता है। लोकल रिजल्ट्स मतलब क्या होता है, ये जो लोकल एसईओ आपका होता है ना, इसके जो इसकी भी लिस्टिंग होती है, इस पे भी एसईओ किया जाता है, तो ये यहाँ पे काम करता है आपका। एंड मोबाइल फ्रेंडली अपडेट, मोबाइल फ्रेंडली मतलब कि जो वेबसाइट आप क्रिएट कर रहे हो वो आपकी क्या बोलते हैं, लैपटॉप एज वेल एज मोबाइल पे भी रिस्पॉन्सिव होनी चाहिए, क्योंकि ज्यादातर हम लोग लैपटॉप से यूज नहीं करते, हम लोग किससे यूज करते हैं, मोबाइल से यूज करते हैं। तो ये 5 एल्गोरिदम्स आपके गूगल एल्गोरिदम्स फॉलो अप होते हैं। फिर इसके बाद आपके आ जाते हैं लिंक्स। आपके 3 टाइप ऑफ लिंक्स होते हैं: इंटरनल, एक्सटर्नल एंड बैक लिंक्स। इंटरनल लिंक्स हम लोग क्या देते हैं कि जब हमारी ही वेबसाइट में, समझिएगा इस चीज को, जब हमारी ही वेबसाइट में हम लोग कोई इंटरनल लिंक प्रोवाइड करते हैं कि आप स्विच कर जाओ किसी दूसरे उस पे, फॉर एग्जाम्पल अगर यहाँ पर हो तो, क्योंकि बहुत लोग मैंडेटरी इसको नहीं रखते हैं, बट एक तो होनी ही चाहिए। जैसे ये है, भले ये बटन है, बट इट इज ऑल्सो कॉल्ड इंटरनल लिंक, कि आप कहाँ पे स्विच कर गए हो, मार्केटिंग वाले पेज पे, आप कहाँ चले गए हो, मार्केटिंग के पेज पे। सी, तो ये रीलोड पता नहीं क्यों नहीं हो रहा है, बट इसमें मे बी ऑप्शन या उसकी वजह से, बट इसे इंटरनल लिंक कहते हैं। जब सेम डोमेन में आप एक पेज से दूसरे पेज पे रीडायरेक्ट करते हो, उसे हम लोग इंटरनल लिंक कहते हैं। ठीक, एक्सटर्नल लिंक क्या होता है, जब आप किसी और के वेबसाइट से, ठीक है, आप जैसे कि ये है आपका, आप यहाँ पे हौसला मनाली आप क्लिक किए, इट इज कॉल्ड एक्सटर्नल लिंक, आप यहाँ से उनकी वेबसाइट पे क्या कर रहे हो, रीडायरेक्ट कर रहे हो।
ये एक्सटर्नल लिंक होता है। एक्सटर्नल लिंक का और भी बहुत तरीका होता है। फॉर एग्जाम्पल कि आप कहीं पे व्लॉगिंग कर रहे हो, आप अपनी मतलब व्लॉगिंग मतलब कि किसी दूसरे की वेबसाइट पे नहीं कर रहे हो, आप खुद का ही एक व्लॉगिंग वेबसाइट है, आप वहां पे भी क्या कर रहे हो, लिंक प्रोवाइड कर रहे हो। तो दूसरे के डोमेन से अपने डोमेन पे जो कोई रीडायरेक्ट होता है उसे एक्सटर्नल लिंक कहते हैं। सॉरी, हम ये गलत बता रहे हैं आपको। एक्सटर्नल लिंक, एक्सटर्नल लिंक मतलब क्या होता है, ये बैकलिंक हम आपको बता रहे हैं। एक्सटर्नल लिंक बेसिकली क्या होता है कि जब आप अपनी वेबसाइट से किसी दूसरे की वेबसाइट पे स्विच कर रहे हो, फॉर एग्जांपल आपने कहीं पे कॉपीड कंटेंट लिखा है, ठीक है, आपने अपने वेबसाइट पे क्या किया है, कोई कंटेंट को कॉपी किया, वो किसी XYZ वेबसाइट का है, तो आपको क्या बोलते हैं, पांडा एल्गोरिथम से बचने के लिए आपको उस पर्टिकुलर वेबसाइट का लिंक देना पड़ता है। मानिए प्रायोग है, एस्ट्यू वैली है, ये दोनों डिफरेंट डिफरेंट वेबसाइट्स हैं, ठीक है। तो प्रायोग ने क्या किया, स्ट्यू वैली का कंटेंट जो है अपनी वेबसाइट पे कॉपी किया है, या फिर कुछ ऐसा ब्लॉग है जो उसने कॉपी करके यहाँ पे दिया है, तो उस पर्टिकुलर ब्लॉग का या उस पर्टिकुलर पेज का, स्ट्यू वैली के, उसका लिंक क्या करना होगा, आपको अपनी वेबसाइट में पुट करना होगा। अगर आप वो पुट नहीं करते हो तो आपके ऊपर कॉपीड कंटेंट का मतलब पांडा एल्गोरिथम की पेनल्टी लग जाएगी। तो गूगल कभी भी कॉपीड कंटेंट को प्रायोरिटाइज नहीं करता है, इसलिए हम लोग एक्सटर्नल लिंक का यूज करते हैं कि भाई ये डेटा मैंने यहाँ से कॉपी किया, मैंने यहाँ का इसका रेफरेंस दे दिया है, तो इससे हम लोग एक्सटर्नल लिंक कहते हैं। अब बात आती है बैकलिंक्स की। बैकलिंक्स मतलब ऑफ पेज आपका, कि दूसरे के वेबसाइट से अपने वेबसाइट पे आने को हम लोग बैकलिंक कहते हैं। समझ में आई है इंटरनल एक्सटर्नल बैकलिंक? मैम नहीं बहुत एक्सटर्नल, रिपीट कर दो। हाँ, एक्सटर्नल। एक्सटर्नल, एक्सटर्नल रिपीट करते हैं। एक्सटर्नल मतलब क्या होता है, मानिए कि मेरी वेबसाइट है शिवांगनी.com करके, ठीक है, तो मैंने लेट कंसिडर देबिलिना की वेबसाइट से, लेट कंसिडर देबिलिना की वेबसाइट से कोई कंटेंट को कॉपी करके अपनी वेबसाइट पे पुट किया है, ठीक। तो एक्सटर्नल लिंक कहता क्या है कि अगर आप कोई डेटा को कॉपी करके या कोई डेटा को आप अपनी वेबसाइट पे पुट कर रहे हो, तो जहां से आप पुट कर रहे हो उस डेटा को अपनी वेबसाइट पे, वहां का लिंक पुट करें। तो हम क्या करेंगे कि हम देबिलिना की वेबसाइट का लिंक, जिस पेज का लिंक होगा पर्टिकुलरली जहां से मैंने डेटा कॉपी किया है, उसका यूआरएल हम क्या करेंगे, अपनी वेबसाइट पे पुट करेंगे, उसे कहते हैं एक्सटर्नल लिंक, अपने डोमेन से। तो मानिए कोई उस लिंक पे अगर क्लिक करेगा तो वो कहाँ रिडायरेक्ट कर जाएगा, मानिए शिवांगनी.com पे आप लोग आते हैं, उस लिंक पे क्लिक करते हो, तो आप कहाँ रिडायरेक्ट कर जाओगे, देबिलेना के लिंक पे। तो इसे कहते हैं एक्सटर्नल लिंक। सी मैम मतलब आर आर कॉपीराइट से डोमेन बचने टू। के लिए। हाँ, कॉपीराइट के इशू से बचने के लिए हम लोग वो लिंक को पुट करते हैं, नहीं तो अपने ऊपर पेनल्टी लग जाती है। और गूगल पर सर्च मैम कंसोल, हाँ बोलिए। जैसे अपन ने चैट जीपीटी से कॉपी किया हम्म। और उसने भी किया, तो इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है, हालांकि ये रैंक नहीं कर पाया क्योंकि ये यूनिक नहीं होगा, पर हाँ, पेनल्टी तो नहीं लगेगी। नहीं कॉपीड नहीं लगेगा। अगर आपको उससे ही बचना है तो क्विल बॉट का यूज करिए। क्विल बॉट का यूज हम्म। कर लेंगे तो और भी कंटेंट को कॉपी कर, मतलब कॉपी कह रहे हैं, वो चेंज कर देगा वर्डिंग्स को। तो मानिए चैट जीपीटी से आपने भी कॉपी किया, चैट जीपीटी से मैंने भी कॉपी किया, बट आपने क्विल बॉट का यूज कर लिया, तो आपका लैंग्वेज ही चेंज हो जाएगा। लैंग्वेज इसकी जो लिखने का तरीका है ना, ह्यूमनाइज वे में हो जाएगा, तो हम दोनों का ही डिफरेंट डिफरेंट हो जाएगा। तो आप ऐसे भी और कर सकते हो। मैम ऐसा दोनों नहीं किया फिर, क्विलबॉट का और चैट जीपीटी का? तो आप चैपल यूज कर लो। हाँ, यूज करने का देखिए, अगर कॉपीड होता है ना, तो गूगल सर्च कंसोल में अगर कहीं पे भी उसको ऐसा लगा रैंकिंग में प्रॉब्लम आ रही है, तो गूगल सर्च कंसोल ना आपको नोटिफिकेशन प्रोवाइड कर देता है, हम्म। ठीक है। तो आप वहां से आपको, मानिए अब आप तो आइडेंटिफाई नहीं कर सकते हो ना किसने वो सेम डेटा कॉपी हम्म। करके रखा है, बट आप चेंज करने के टैक्टिक्स को तो अप्लाई कर सकते हो ना। हम्म। तो वो वाली चीज आती है। अब गूगल सर्च कंसोल को ये थोड़ी बताएगा कि नहीं शिवांगनी ने आपका कॉपी करके डेटा लिखा है, जो आपने लिखा है वही मैंने लिखा है, तो ऐसे तो वो नहीं बताएगा। बट अगर मानिए मेरे पास नोटिफिकेशन आ रहा है कि सेम कंटेंट किसी और ने भी यूज किया है, तो मेरा क्या बनेगा, हम उस कंटेंट को या तो हम खुद से लेके ह्यूमनाइज वे में उसको रिफ्रेश कर देंगे, या फिर हम टूल्स का यूज करेंगे। तो चैट जीपीटी मैम से भी एक अच्छे। हाँ आता है, बोलिए। एक टूल भी तो आता है जो एआई को ह्यूमनाइज कर देता है। वो मतलब एआई। एआई कन्वर्टर ह्यूमनाइज करके टूल आता है शायद, तो वो उसका यूज कर सकते मैम हाँ मतलब ये टूल्स
काफी है आपके पास, आप उसका मतलब यूज कर सकते हो अच्छे तरीके से। अगर आपको मतलब आता है या फिर नहीं होता तो आप उसको यूज कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है। तो अगर ऐसा कुछ भी, ऐसे उन्होंने क्वेश्चन वैलिड पूछा है कि मानिए मैंने भी कॉपी किया उन्होंने भी कॉपी किया, तो भाई कैसे पता चलेगा? तो उसी के लिए ये chapel.ai है। तो आप chat gpt.com तो देखिए सबको पता है, जब वो आया था तो लोग चीटिंग करना भी स्टार्ट कर दिए थे। chapel.ai यूज करिए। chapel.ai आपको ब्लॉग के लिए भी यूज, ब्लॉग पोस्ट के लिए भी यूज होता है। अगर आपको एड कॉपी बनाना है तो एड कॉपी भी बनाएगा, ऑप्टिमाइज करके भी एसईओ को देगा, मैसेज पर्सनलाइज करके भी देगा, और मतलब नहीं होते क्रिएटिव ब्लॉग, और बहुत तरीकों से आपको हेल्प कर देगा chapel.ai। तो आप इसका यूज कर सकते हो। तो मैम जो जैसे पेनल्टी लग गया, किसी ने मेंशन नहीं किया, तो मतलब उसका पैसा, जिसका पेनल्टी साइट लिया है उसको मिलेगा या फिर गूगल को मिलेगा? गूगल साइट ही एसईओ हटा में, देगा? एसईओ में पैसा का कोई वो नहीं है। वो आपको तो मिनिमम 3 टाइम तक पेनल्टी देगा, ठीक है? फिर अगर साइट वो हटा तीन देगा? टाइम नहीं हटाएगा, नहीं वो एकदम पीछे फेंक देगा। पीछे फेंक देगा मतलब जैसे हम्म। गूगल में भी अपने 1 2 3 4 5 6 पेजेस आते हैं ना, ढेर सारे रैंक हटा देगा, रैंक हट जाएगी। पेजेस चेंज हो जाएंगे उसके। जैसे कि अगर आप, सॉरी एक सेकेंड, वो उस रैंकिंग पेज से हटाकर आपको कहीं एकदम ही कहाँ पे ही आपको वो कर देगा। जैसे ये आप देख रहे हो ना पेजेस नीचे 1 2 3 4 5 6 7, अब इनमें से वो एकदम पीछे कर देगा आपको। अनटिल 100 अनलेस से आप, हटा देगा ना। हटाएगा नहीं गूगल से, बट वो पेज आपका मतलब वो फर्स्ट पेज पे तो नहीं दिखाएगा, हम्म। बस वो मतलब ये काम 100, करेगा। अंडर 100 आ जाएगा, 110 के कंपेयर नहीं नहीं में। ऐसा, वो एक्चुअली और हम लोग डिसाइड नहीं कर सकते वो 100 पे आएगा कि 10 पे आएगा, वो कहीं पे भी उसको पुट कर देगा, बस वो फर्स्ट पेज पे नहीं आएगा। स्पॉन्सर्ड हो तो भी? देखिए स्पॉन्सर्ड ना डिपेंड करता है, स्पॉन्सर्ड कीवर्ड पे डिपेंड करता है। मतलब हम्म। जब आप ऐड बनाते हैं स्पॉन्सर्ड ऐड गूगल पे, तो आप अगर मानिए 5 कीवर्ड यूज किए हैं, फॉर एग्जांपल ये और ये कीवर्ड यूज किए हैं, ठीक है, ये 5 कीवर्ड, अगर यूजर यही 5 कीवर्ड सर्च कर रहा है तो आपकी एड वो शो करेगा। अगर वो ये 5 कीवर्ड यूज मतलब यूजर यूज कर रहा है जो आपने अपनी एड में नहीं पुट किया है, तो आपकी एड नहीं विजिबिलिटी शो करेगी। तो उसका तरीका ही अलग हो जाता है। हम्म। समझा ना ठीक मतलब है। हम क्या कहें आपको? यस मैम, समझा। ठीक है। बहुत ऊपर से जा रहा है क्या, ये बहुत हेक्टिक हो रहा है क्या? नहीं नहीं, एक्टिंग नहीं है मैम। ये चीज तो मेरे को पूछनी है क्योंकि मुझे इसी में आगे काम करना है, सोशल मीडिया नहीं 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 वगैरह नहीं, का क्वेश्चन करना पूछने है। में कोई दिक्कत नहीं है, क्वेश्चन आप लोग कितने भी हाँ। पूछो, मतलब जो हम समझा रहे हैं उसमें तो दिक्कत नहीं आ रही ना, वो हम पूछ रहे हैं। नहीं मैम, वो बस बैकलिंक वाला एक बार और रिपीट कर हाँ, देना, मुझे दोनों सेम लग रहे हैं क्योंकि। नहीं नहीं हम बोल दे रहे हैं, स्टार्टिंग से हम तीनों ही एक बार रिपीट कर दे रहे हैं। देखिए इंटरनल लिंक्स क्या होती हैं आपकी, जब आप ही अपनी वेबसाइट में किसी और पेज पे आप रीडायरेक्ट करते हो। फॉर एग्जाम्पल कि आपने यहाँ मार्कर का तो यूज नहीं हो सकता है, बट फॉर एग्जाम्पल ये आपकी वेबसाइट है, ठीक है, इसमें आपने पेजेस दिए, एक मानिए आपका ब्लॉग पेज है, ये इंटरनल लिंक के बारे में बता रहे हैं आपको, ठीक है, और ये आपका अबाउट मतलब होम पेज है आपका। आपने ब्लॉगिंग में एक ब्लॉग लिखा है एआई रिलेटेड, एआई एसईओ रिलेटेड, ठीक, और उसका लिंक आपने कहाँ दे दिया है, अपने होम पेज पे दे दिया है। तो कोई अगर इस पे क्लिक करेगा तो वो सीधे कहाँ रिडायरेक्ट हो जाएगा, एआई वाले ब्लॉग पे। तो इसे कहते हैं इंटरनल लिंक, कि डोमेन आपका क्या है, सेम है, और आप एक सेम डोमेन में ही क्या कर रहे हो, रिडायरेक्ट कर रहे हो। तो इसे इंटरनल लिंक कहते हैं। ये समझा? तो हम लोग एक्सटर्नल लिंक पे स्विच करेंगे। मतलब एक एक पेज से दूसरे पेज पे ऐसा? हाँ, एक पेज से दूसरे पेज पे, बट खुद ही की डोमेन में, किसी दूसरे हाँ के हाँ। डोमेन में नहीं, सेम डोमेन में, ठीक। ठीक। ये हुआ इंटरनल। अब आते हैं एक्सटर्नल पे। अब मानिए ये दो वेबसाइट है, ठीक, एक मानिए इशिता की वेबसाइट है और एक मानिए वैभव की है, या फिर किसी की भी आप मान लो वेबसाइट है। वैभव ने क्या किया, इशिता का ब्लॉग जो है वो कॉपी करके यहाँ पे कुछ पुट किया, मानिए सेम, मतलब इन द सेंस कि वैभव भी एआई पे लिखना चाह रहा है, इशिता ने भी एआई पे लिखा, बट वैभव को इशिता का ब्लॉग ज्यादा अच्छा लगा, तो उन्होंने कुछ कॉपी मतलब कुछ सेलेक्टेड पैरा क्या करके कॉपी करके अपने वेबसाइट पे पुट कर दिया। तो वैभव क्या करेगा, इशिता का जो ब्लॉग का जो लिंक होगा ना, वो यहाँ पे वो पुट करेगा अपने ब्लॉग में। क्यों? क्योंकि पेनल्टी से बचने के लिए। इसे कहते हैं एक्सटर्नल लिंक।
कि जब आप किसी का डेटा कॉपी करके अपने वेबसाइट पर डालते हो तो उसका लिंक भी आपको वहां पे पुट करना चाहिए, क्योंकि आपके वो पांडा एल्गोरिथम की पेनल्टी ना लगे। और अगर कोई इस लिंक पे क्लिक करके इशिता की वेबसाइट पे जाता है तो उसे कहते हैं एक्सटर्नल लिंक। अभी समझा? हाँ अपने हाँ समझ डोमेन मैम। से दूसरे डोमेन पे जाने को कहते हैं एक्सटर्नल लिंक। हम्म। ये वैभव.com एक हो गया, इशिता.com एक हो गया। तो एक्सटर्नल लिंक क्या होता है? जब आप डेटा कॉपी करते हो तो वैभव की वेबसाइट पे कोई पर्सन आएगा और कोई उस लिंक पे क्लिक करेगा तो वो कहाँ रिडायरेक्ट हो जाएगा? इशिता की वेबसाइट पे। तो इट इज मैम कॉल्ड एक्सटर्नल लिंक। मैम हाँ हाँ, बोलिए। पूछ रही हूँ कि कॉपी करेंगे क्यों, रैंकिंग कराने के लिए? नहीं नहीं नहीं, देखिए होता क्या है ना, जरूरी नहीं है, इसलिए हम एग्जाम्पल दे रहे हैं। मानिए आप, बहुत सी सर्विस वेबसाइट्स ऐसी होती हैं जो ब्लॉगिंग भी करती हैं, ठीक है? तो अब मानिए अगर आप, फॉर एग्जाम्पल आपका रेसिपी वाला है, मतलब आप एक शेफ हो, आप अच्छा कुक करते हो और आपको एक समोसा का रेसिपी देना, तो समोसा का रेसिपी आपके पास भी होगा, मेरे पास भी होगा, इशिता देवी लेना सबके पास होगा, ठीक है? मान लीजिए, लेट कंसिडर आपको लिखने के तरीका, लेट कंसिडर देवी लेना का अच्छा लगा, ठीक है? तो आप क्या करोगे, कुछ कुछ लाइंस आप उनकी क्या कर लोगे, अपने उसमें रेसिपी वाले उसमें पुट कर दोगे। तो अब आपकी वेबसाइट पे कोई आके उस रेसिपी को रीड आउट या उसकी वीडियोस को देखना पड़ेगा, तो आप उसका लिंक भी तो दोगे कि भाई मैंने ये रेसिपी इनकी वेबसाइट से कॉपी करके लिखी है, तो आप इनके पे रीडायरेक्ट हो जाओ। तो इसलिए लोग, एक्सटर्नल लिंक कोई मैंडेटरी नहीं होता, बट बहुत लोग यूज भी करते हैं जब वो ब्लॉगिंग करते हैं, तो इस वजह से हम लोग को एक्सटर्नल लिंक लेना पड़ता है। ज्यादातर ये ब्लॉगिंग टाइम पे होता है, जब सर्विस पेजेस के साथ ब्लॉगिंग पेज भी आपका ऐड होता है तब एक्सटर्नल लिंक का यूज होता है। कि कभी कभार किसी दूसरे का भी डेटा आपको अच्छा लग जाता है, आपसे ज्यादा डेटा अगर किसी और के पास है और आपको लग रहा है ये वैल्यूएबल डेटा है, हमारे वेबसाइट पे भी रहना चाहिए, तो बहुत लोग लेते हैं एक्सटर्नल लिंक के लिए। तो इसलिए लोग लेते हैं। ओके मैम। और कोई मैंडेटरी नहीं है कि आप लो, बट इट डिपेंड करता है जहां का डेटा आपको अच्छा लग जाए, तो ये उसके लिए है। क्योंकि जब आप योस्ट एसईओ करते हो ना, तो ज्यादा इंपॉर्टेंस जो रहती है वो इंटरनल लिंक्स की रहती है, ना कि एक्सटर्नल लिंक्स की रहती है। एक्सटर्नल लिंक की तब इंपॉर्टेंस रहती है जब आप सही में, आपको लगता है कि भाई ये वैल्यूएबल इनसाइट्स हमारे पे भी होनी चाहिए। या तो अगर आपके पास इतना नॉलेज है कि आप खुद से उसको मॉडिफाई कर लो, और अगर नहीं तो आप कहीं का लिंक दे दो। कैसे हम लोग जब अपने ये बनाते हैं फाइल्स, कॉलेज में बनाते थे या रिपोर्ट रेडी करते थे, तो हम लोग रेफरेंस लिंक दे दे कि भाई ये जो डेटा है मैंने इस रेफरेंस बुक से या फिर इस राइटर की बुक से लिया है। तो हम लोग रेफरेंस का नाम दे देते ना, जस्ट बिकॉज कि जब हम लोग कुछ को पब्लिश कराने जाए तो हम लोग को कोई प्रॉब्लम ना हो। सेम एज यहाँ पे एक्सटर्नल लिंक में होता है। ओके मैम। यार आप लोग यार सन्नाटे में मत रहा करो, कुछ तो हाँ हूँ भला नहीं ऐसे नहीं मैम, बोल दिया समझ आ करो। रहा है मैम। हाँ मैम, हाँ, समझ कि में आ सांस गया ले ओके रहे हो मैम। आप लोग, मतलब ऐसे मैम लग रहा फिर है। फिर बैकलिंक में भी तो यही होता है, एक एक लिंक दूसरे लिंक साइट का लिंक बट देते हैं। बैकलिंक में हम लोग ट्रैफिक अपने वेबसाइट पे ले आते हैं, समझिएगा इस चीज को। जब मैंने एक्सटर्नल लिंक बताया था, तो जो ट्रैफिक वैभव पे आनी चाहिए थी वो ट्रैफिक कहाँ, इशिता पे चली जा रही थी, ठीक है? बट बैकलिंक पे वाइसी वर्सा हो जाता है। आप क्या करते हो, दूसरे प्लेटफॉर्म्स पे क्या करते हो, अपने ब्लॉग्स, गेस्ट ब्लॉगिंग करते हो, राइट फॉर अस करते हो, सोशल मीडिया पोस्ट करते हो, टम्बलर का यूज करते हो, फेसबुक इंस्टाग्राम पे पोस्ट करते हो, यूट्यूब पे लिंक्स डालते हो, पीपीटी अपलोड करते हो। तो जब आप इतने काम दूसरे के वेबसाइट पे करते हो और वहां का ट्रैफिक जब आपके वेबसाइट पे आता है, तो उसे बैकलिंक कहते हैं। अच्छा, मतलब कि बैकलिंक में होता है कि दूसरे की वेबसाइट से अपनी साइट में लाते हैं और एक्सटर्नल में अपनी साइट से दूसरी साइट में बैकलिंक ले जाते हैं। बिल्कुल करेक्ट, बिल्कुल करेक्ट, एक्यूरेट है आपका। ठीक है, अब मैं समझ समझ में गई। आया? मतलब मुझे नाम नहीं पता, अर्नब थे कि कृष्णा थे कि वैभव, मतलब आप लोगों को भी समझ में आया ना इसमें, एक्सटर्नल और वो वाला। यस यस मैम। यस मैम। हम यही पेज आपको पढ़ाएंगे क्योंकि हम बहुत, बोले ना, थ्योरेटिकल बहुत गंदा होता है। अब बात आती है सबसे मजेदार इंसान की, जो है क्रॉलिंग। अब देखिए, सर्च इंजन जो होता है वो वर्क कैसे करता है, क्योंकि ये इंटरव्यू में क्वेश्चन पूछा जाता है, इस वजह से तीन पैटर्न पे काम करता है ये, क्रॉलिंग, इंडेक्सिंग एंड रैंकिंग, ठीक है? क्रॉलिंग के बहुत सारे नेम होते हैं। क्रॉलिंग को आप क्रॉलर भी बोल सकते हो, गूगल बॉट भी बोल सकते हो, स्पाइडर बॉट भी बोल सकते हो।
क्रॉलिंग को आप क्या क्या बोल सकते हो, क्रॉलर भी बोल सकते हो, मतलब ये प्यार से आप लोग बोल सकते हो, क्रॉलर भी, स्पाइडर बॉट भी, गूगल बॉट भी, जो आपको अच्छा लगे। काम एक ही है उसका। अब जितनी भी वेबसाइट आपको यहाँ पे दिख रही है गूगल पे, ठीक है, ये जितनी भी वेबसाइट आपको दिख रही है, ये सिर्फ एसईओ करने से नहीं दिख रही है। गूगल अपने ढेर सारे बॉट्स को, मतलब क्रॉलर्स को भेजता है जब भी कोई नया वेबसाइट, आप जैसे फॉर एग्जांपल कि आपने एक नई वेबसाइट परचेज की, ठीक है, आपने कुछ टाइम तक काम किया उस पे, तो गूगल क्या करेगा, वो अपने क्रॉलर्स को भेजेगा कि भाई इस वेबसाइट को ओवरव्यू करो, देख कर आओ कि भाई ये कौन सी वेबसाइट है, किस चीज की वेबसाइट है, किस तरह का कंटेंट है, कैसी इमेजेस डली है, सब चीज ओवरव्यू करके ले आओ। अगर सब कुछ ऑल ओके है, तो आपकी वेबसाइट को वो रैंकिंग के लिए हेल्प करता है। जब तक क्रॉलर आपकी वेबसाइट पे नहीं आएगा, गूगल पे आपकी वेबसाइट की इंडेक्सिंग नहीं होगी, इंडेक्सिंग नहीं होगी तो वो रैंकिंग में हेल्प नहीं करेगा। मतलब ये तीनों आपके एक साथ ही काम करते हैं। तो अगर आपकी वेबसाइट, आप कुछ भी काम करते हो, हर एक सिंगल पेज पे, अगर आपकी वेबसाइट में 10 पेज है तो 10 पेज की इंडेक्सिंग करनी है, तो 10 पेज पे क्रॉलर का आना जरूरी है। क्रॉलर आएगा तो गूगल पे उसकी इंडेक्सिंग होगी। इंडेक्सिंग मतलब क्या होता है कि आपने रजिस्ट्री कर दी है गूगल पे अपनी वेबसाइट की, इंडेक्सिंग हो गई, तो मतलब आप एसईओ के थ्रू उसको रैंकिंग के लिए हेल्प कर सकते हो। तो क्रॉलर का आना जरूरी है। तो इसलिए अगर मानी क्रॉलर आया है नहीं आया है कैसे पता चलेगा, तो गूगल सर्च कंसोल में आप क्रॉलर को रिक्वेस्ट सेंड कर सकते हो। यस मैम। अरे आप तो एकदम सीरियस ले लिए। गूगल सर्च कंसोल, एक सेकेंड हम आपको बताते हैं। स्टार्ट नाउ। ये हम क्रॉलर के बारे में आपको बता रहे हैं, ठीक है ना। अयो, प्रॉपर्टी कहाँ चली गई, एक सेकेंड रुकिएगा। एक सेकेंड ना, मुझे इसका पासवर्ड नहीं पता। पासवर्ड, पासवर्ड, पासवर्ड। हम आपको वो इंडेक्सिंग वाला बता रहे हैं, क्रॉलर वाला वो तरीका आपको बताना। अरे नहीं देना भैया। ये गूगल सर्च कंसोल है, हम क्रॉलर का आपको एस्पेक्ट्स बता रहे हैं। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हम क्या करेंगे, प्रायोग का प्रायोग कॉपी किए यूआरएल, इस पे गए, ठीक है, यहाँ पे मैंने क्या किया, पेस्ट कर दिया लिंक को, ठीक, एंटर। ये इंडेक्सिंग के लिए चला गया रिक्वेस्ट क्रॉलर के पास, सी, रिक्वेस्ट इंडेक्सिंग। अब ये क्रॉलर के पास चला गया, क्रॉलर आएगा, इंडेक्स करेगा, माने कुछ भी अगर न्यू अपडेट अगर हम लोगों ने किया होगा उसकी भी इंडेक्सिंग वो कर देगा। तो ऐसे आप क्रॉलर को रिक्वेस्ट सेंड कर सकते हो। ओके मैम। समझ समझ में आया कि क्रॉलर, मतलब ये तो गूगल सर्च कंसोल एक अलग ही टॉपिक हो जाता है, बट क्रॉलर को हम्म, ऐसे आप लोग के दिमाग में चलो कि क्रॉलर को कैसे रिक्वेस्ट सेंड करना है, क्या करना है, कैसे पता चलेगा किस तरीके से, तो आप ऐसे भी कर सकते हो। और एक और तरीका होता है क्रॉलर को रिक्वेस्ट सेंड करने देखने का, टाइम देखने का। तो उससे हम लोग ये जो यूआरएल आप देख रहे हो ना, यहाँ पे हम हाइलाइटर का यूज नहीं कर पाएंगे इस वजह से, ये जो हम्म, HTTPS वाला है, यहाँ हम्म, पर आपको पुट करना होगा कैशे कोलन एंड एंटर।
नहीं, कैशे कोलन था कि कैशे, हम शायद सिंटेक्स भूल रहे हैं इसका। ब्रेन ना ड्राइंग हाँ मत करिए ब्रैक अभी। कॉलन। हाँ यही है, कैशे हाँ कोलन। HTTPS। वही मैम गलती से वो लग गई। अरे कोई बात नहीं, चलता है। इस पे नहीं आ रहा है, एक सेकंड, किसी और पे ट्राई करके देखें। मैम, ये कितने टाइम में ऐसे यूजुअली क्रॉल करवा लेनी चाहिए, देखिए करनी चाहिए वेबसाइट को? आप देखिए ये कब कब क्रॉल करने, जैसे आप कुछ ह्यूज चेंजेस करते हो ना जब अपनी वेबसाइट पे, बहुत ज्यादा, जैसे इमेजेस को लेकर, कंटेंट को लेकर, तो आप 1 मंथ में एक बार तो इंडेक्सिंग के लिए उसको रिक्वेस्ट भेज सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और मतलब ऐसे कंटेंट वगैरह भी कितने टाइम में अपडेट करना चाहिए? कंटेंट देखिए मिनिमम 6 मंथ्स में, 6 महीने तक कंटेंट आपका फ्रेश रहता है। ओके। लोग 1 साल बाद भी चेंज करते हैं, बट 6 महीने तक फ्रेश रहता है। और डिपेंड करता है, जब आपका जो डेवलपर होगा ना वो खुद ही बोल देता है, या फिर सीनियर ही खुद बोलते हैं कि अब कंटेंट या इनसाइट्स को चेंज करना है, तो वो धीरे 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 आफ्टर 6 मंथ्स के अंदर ही टैक्टिक्स बनाने लगते हैं हम्म। कि हाँ भाई कोई कंटेंट लिख रहा है, कोई इमेजेस फॉर्मेशन कर रहा है, कि अब भाई इसको चेंज करने का टाइम आ चुका है। मे बी अब ये हम्म। वर्क करना हटा दिया है, वरना इस वाले कैशे से ना पता भी चल जाता है कि कब वो लास्ट टाइम आपकी वेबसाइट पे विजिट किया था। मे बी ये सिंटेक्स अभी हटा दिया इन्होंने, वरना इससे पता चल जाता था कि किस टाइम पे और लास्ट कब आपका ये क्रॉलर विजिट करने के लिए आया था ना, इस वाले से पता चल जाता है। तो ये नहीं तो आपके लिए यूआरएल इंस्पेक्शन है, यहाँ पे आपने देखिए इंडेक्सिंग रिक्वेस्ट सेंड कर दी है। आपका प्रायोरिटी क्रॉलिंग जो है वो क्यू में है। क्यू जब ये क्रॉल कर देगा तो जितने भी न्यू अपडेट्स होंगी उसकी इंडेक्सिंग यहाँ पर हो जाएगी। ठीक है, तो आज के लिए इतना थ्योरेटिकल रखें कि और थ्योरी पढ़ना है। काफी है मैम। काफी है फिर मैम। बहुत सब मैम खिचड़ी रिपीट बन कर दो जाएगी। एक बार। अच्छा रिपीट करते हाँ। देखिए। एसईओ जो है आपका वो रैंकिंग के लिए हेल्प कर रहा है, बट इसमें जो कीवर्ड के बारे में हम लोग सेपरेटली स्टडी करेंगे, बट हम अभी आपको जस्ट ओवरव्यू दे रहे हैं। तो आपका जो ये है एसईओ है, वो रैंकिंग के लिए हेल्प करता है आपकी वेबसाइट को। जितना ज्यादा ट्रैफिक आप अपनी वेबसाइट पे लेकर आओगे उतना ज्यादा एसईओ आपका बेस्ट वर्क करेगा। दूसरी चीज, एसईओ आपका 3 तरीके पे वर्क करता है: क्रॉलिंग, इंडेक्सिंग एंड रैंकिंग। जब आप अपनी वेबसाइट पे काम करते हो तो क्रॉलर का आना मैंडेटरी है। क्रॉलर आएगा तो आपकी वेबसाइट की इंडेक्सिंग होगी, इंडेक्सिंग होगी तो वो रैंकिंग के लिए हेल्प करेगा। अब बात आती है आपके गूगल पैरामीटर्स, क्या गूगल एल्गोरिथम्स की। तो आपके गूगल एल्गोरिथम्स जो है वो 5 टाइप के हैं: पांडा, पेंगुइन, पिजन, हमिंग एंड मोबाइल। ज्यादातर हम लोग पांडा एंड मोबाइल पे कंसंट्रेट करते हैं, अब हम लोग को क्या बोलते हैं, हमिंग पे भी करना पड़ेगा, बट पांडा, हमिंग एंड मोबाइल अपने लिए इंपॉर्टेंट है। पांडा जो है ऑल ओवर आपकी वेबसाइट में किस तरह कंटेंट है, कैसा कंटेंट है, रीडेबल है कि नहीं है, यूजर फ्रेंडली है कि नहीं है, वो उस पे वर्क करता है। तो कभी भी जब आप कंटेंट लिखे तो बहुत हैवी वर्ड्स का यूज ना करें, बहुत ह्यूमनाइज फॉर्म में लिखे, कन्वर्सेशनल लैंग्वेज में लिखें, जो कि रीडेबल हो और अंडरस्टैंडेबल हो उस चीज को लेकर। मोबाइल फ्रेंडली इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि आजकल हम लोग जितने भी वेबसाइट्स अपने फोन के थ्रू यूज करते हैं, तो अभी तक ये चेंज नहीं हुआ है, तो मोबाइल फ्रेंडली वेबसाइट होना इट्स मैंडेटरी। और हमिंग बर्ड इसलिए है क्योंकि हम लोग एआई ओवरव्यू के ऊपर काम करेंगे, मतलब क्वेश्चंस फॉर्म में आंसर्स को हम लोग पुट करेंगे अपनी वेबसाइट में, इसलिए हम लोग को फास्ट एंड एक्यूरेट रिजल्ट्स मिल सके। ठीक, तो इसलिए वो एआई ओवरव्यू होता है। एआई ओवरव्यू में अपना कोई कंट्रोल नहीं है, बट अगर आप लोग बहुत जेन्युइन आंसर्स देते हो तो उसके भी आपको लिंक्स वहां पे गूगल खुद ऑटोमेटिकली प्रोवाइड कर देता है। अब जो आपके एसईओ लिंक्स हैं वो बेसिकली 3 टाइप्स के: इंटरनल, एक्सटर्नल एंड बैकलिंक। इंटरनल लिंक क्या होता है, जब आप सेम डोमेन में लिंक प्रोवाइड करो, ठीक है, सेम डोमेन में वन पेज टू अनदर पेज, दैट इज कॉल्ड इंटरनल लिंक्स। एक्सटर्नल लिंक क्या होता है, जब आप डिफरेंट डोमेन में प्रोवाइड करो, आपके डोमेन से, मतलब आपके वेबसाइट से किसी और की वेबसाइट पे अगर हम स्विच करते हैं, दैट इज कॉल्ड एक्सटर्नल लिंक। और बैकलिंक्स क्या होता है, जिसे हम लोग ऑफ पेज भी कहते हैं, वो भी हमारी वेबसाइट की रैंकिंग के लिए हेल्प करता है, जस्ट बिकॉज बैकलिंक हमारी वेबसाइट पे ट्रैफिक लेकर आता है। तो वो क्या करता है, आपका दूसरे की वेबसाइट से जब आप अपनी वेबसाइट पे ट्रैफिक ले आते हो, मतलब फॉर एग्जांपल आप कोरा पे किसी क्वेश्चन का आपने आंसर दिया, और आप कोरा से क्या कर रहे हो, ट्रैफिक आपकी वेबसाइट पे आ रही है, तो दैट इज कॉल्ड बैकलिंक। मतलब अदर डोमेन टू आर डोमेन, वो आपका बैकलिंक हो जाता है। तो ये शॉर्ट में आपका एसईओ का पहला पार्ट। ये हम आपको ना ये शेयर कर देंगे, बेसिकली हम ये तीनों ही शेयर कर देंगे आपको, जैसे आप लोग अपना रीड आउट करते रहना, और ये मैम ये वाला हम आपको व्हाट्सएप पे शेयर कर देंगे। मैम
हाँ बोलिए। मैंने क्रॉलिंग का पूछा था एक्चुअल में, मैं था नहीं उस टाइम पे, क्रॉलिंग चला का गया था बताए, कहीं। कोई बात नहीं, क्रॉलिंग हम बता दे रहे। क्रॉलिंग बेसिकली क्या होता है, जब आपकी कोई भी वेबसाइट गूगल पे आती है, ठीक है, तो गूगल पे आने पे क्या होता है कि आप एक तरीके से उसको अपडेट दे रहे हो, उसको आप हिंट दे रहे हो कि भाई कोई तो कोई न्यू वेबसाइट क्या हुई है, आप अपलोड हुई है गूगल पे, जब आप डोमेन होस्टिंग लेते हो तो अब जब आप अपनी वेबसाइट को बिल्डअप करते हो ना, तो आप क्रॉलर, गूगल क्या करता है, क्रॉलर को आपकी वेबसाइट पे वो करता है, सेंड करता है, ठीक है। अगर क्रॉलर आपकी वेबसाइट पे नहीं आया है ना, तो गूगल पे इस तरह से जो आप देख रहे हो लिस्टिंग या फिर इंडेक्सिंग, गूगल की इंडेक्सिंग नहीं होगी आपकी वेबसाइट की, ठीक। तो गूगल क्या करता है, क्रॉलर को, हे भगवान, इसके अंदर क्या घुस गया। हम्म। तो गूगल क्या करता है, क्रॉलर को आपकी वेबसाइट को ओवरव्यू करने के लिए सेंड करता है। अगर उसको ऐसा लगता है क्रॉलर को कि आपने कॉपीड कंटेंट लिखा है, तो गूगल सर्च कंसोल पे ही आपको क्या मिल जाएगा, एक पेनल्टी का नोटिफिकेशन मिल जाएगा, भाई कॉपीड कंटेंट है। दूसरी चीज, अब क्रॉलर जब आपकी वेबसाइट पे आएगा तो इसकी इंडेक्सिंग करेगा, मतलब रजिस्टर कर देगा, ऑफिशियली नोट डाउन कर देगा कि भाई सब कुछ परफेक्ट है, अब ये रैंकिंग के लिए हेल्प हो सकती है। तो अगर मानिए आप अपनी वेबसाइट पे मंथ में एक बार आप क्रॉलर को रिक्वेस्ट सेंड कर सकते हो, जैसे मैंने एक बार कर दिया, मैं दोबारा आपको नहीं दिखा सकती क्योंकि फिर वो थोड़ा फिशी हो जाता है। बट आप यहाँ पे यूआरएल इंस्पेक्शन में जाके अपने वेबसाइट का लिंक आप प्रोवाइड करके क्या कर सकते हो, सेंड कर सकते हो क्रॉलर को रिक्वेस्ट। तो क्रॉलर आएगा, प्रायुक्त.com को ओवरव्यू करेगा, कुछ न्यू अपडेट होगा तो गूगल पे उसकी इंडेक्सिंग करेगा, और इंडेक्सिंग करने के बाद प्रायुक्त रैंकिंग के लिए काम करना स्टार्ट कर देगा। तो ये क्रॉलर का काम है। कहाँ गए वैभव? वैभव ही पूछे थे ना कि कोई और था? चलिए कोई बात हम्म। नहीं। समझ में आया ना आप लोगों को इसके बारे में? यस मैम। ठीक है, तो हम यहीं पे अभी एंड करते हैं, हम ये आपके व्हाट्सएप पे शेयर कर देते हैं ग्रुप में, तो ये आप लोग के पास हो जाएगा। और फिर बोले थ्योरेटिकल थोड़ा सा लॉन्ग है, उसके बाद ही हम प्रैक्टिकल स्टार्ट कर सकते हैं। तो दो मैम तीन गूगल के साथ एसईओ के साथ एआई का क्या वर्क होगा? एआई का वर्क ऐसे होगा कि अभी आपने ये एग्जाम्पल देखा ना यहाँ पे, कहाँ गया एआई 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 एआई, ये आपने एआई ओवरव्यू देखा ना ऊपर ये वाला, ये। यस मैम। तो अब मानिए जितनी भी ट्रैफिक है ना, अब जो आप कह रहे हो ना गूगल के एआई का क्या वर्क रहेगा, तो मानिए जो भी क्वेश्चन मैंने यहाँ पे आस्क किया है ना, इमीडिएट मुझे एआई ओवरव्यू का आंसर मिला है, और लोग इस पे ज्यादा ट्रस्ट करते हैं। अगर लोग इस पे ट्रस्ट करेंगे तो ट्रैफिक क्या होगी, जितने लिंक्स ये प्रोवाइड हुए हैं ना, ज्यादा ट्रैफिक सिर्फ इन्हीं लिंक्स पे जाएगा। अब जैसे कि मानिए इस लिंक पे कितने वेबसाइट्स हैं आपकी, एक दो तीन चार वेबसाइट है, तो लोगों का ट्रस्ट क्या होगा कि भाई ये जेन्युइन वेबसाइट है, लोग इन्हीं पे ज्यादा अट्रैक्ट होने की कोशिश करेंगे। तो एआई क्या करेगा, जहां पे ट्रैफिक वास्ट हो सकता था, वाइड हो सकता था, हर एक बिजनेसेस पे क्या बोलते स्विच हो सकता था, वो अब कॉम्पैक्ट हो जाएगा, और कुछ कुछ ही बिजनेसेस पे स्विच हो पाएगा जहां पे उसको रेलेवेंट और जेन्युइन आंसर्स मिलेंगे, तो ये एआई कर देगा अब आपका। नहीं तो तो मैम अब जो काम होगा वो एआई के साथ ही होगा एसईओ का? एआई के साथ नहीं होगा, एआई के अकॉर्डिंगली होगा, मतलब एआई जो आपको कंडीशंस प्रोवाइड करेगा ना, उसके अकॉर्डिंगली आपको एसईओ करना मतलब अब काम। जो एसईओ करेंगे एआई के अकॉर्डिंग करेंगे? एग्जैक्टली exactly, हाँ, उसके अकॉर्डिंगली, मतलब वो क्या सोचता है, क्या उसके टर्म्स हैं, उसके अकॉर्डिंगली काम मैम करेंगे जो हम लोग। जैसे पहले करते थे कीवर्ड रिसर्च करके डाल लेते थे ऑन पे वो जो अभी भी साइट यहाँ में। पे करेंगे, कीवर्ड रिसर्च अभी भी यहाँ करेंगे, बट हम लोग क्वेश्चंस फॉर्म में करेंगे। वो हम आपको कीवर्ड रिसर्च बताएंगे कैसे करेंगे, आप परेशान मत, हम कीवर्ड रिसर्च का ना एक अलग से वो करेंगे आपका, मतलब टॉपिक लेंगे। मतलब उसमें कि एआई का यूज होगा ना उसमें? हाँ जो अब हाँ, एआई का होगा ना यूज, कीवर्ड के आपके गूगल कीवर्ड प्लानर का होगा, उबर सजेस्ट का होगा। फिर एआई में किस तरह कीवर्ड्स आजकल यूज, जैसे पहले हम लोग लॉन्ग टेल शॉर्ट टेल कीवर्ड्स यूज करते थे, उस जगह पे हम लोग यूजर इंटेंट कीवर्ड यूज करेंगे, मतलब ट्रांजैक्शनल नेविगेशनल इस तरह के कीवर्ड्स यूज करेंगे। अच्छा। मैम, हाँ बोलिए। मैम ये वाइट हैट के अंदर आता है क्या? कि मतलब जो बेसिकली टाइप्स होते हैं ना एसईओ के, मतलब मैं थोड़ा ज्यादा दिमाग चला के पढ़ रहा था कि
ब्लैक हैट, ग्रे हैट एंड हाँ वाइट हैट देखिए, होता है। व्हाइट हैट क्या होता है ना आपका, देखिए, व्हाइट हैट बेसिकली जो भी गूगल के एल्गोरिदम्स है, मतलब वो अगर वो पांडा एल्गोरिदम हमिंग बर्ड या मोबाइल फ्रेंडली है, ठीक है, तो व्हाइट हैट ऐसे ऑल ओवर गूगल के सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो करता है, मतलब वो कोई शॉर्टकट नहीं करता, वो लॉन्ग टर्म प्रोसीजर पे स्लो वर्क करता है। स्लो वर्क मतलब कि जैसे एसईओ को वर्क करना चाहिए। ब्लैक हैट क्या करता है, वो गूगल की कोई भी चीजों को नहीं मानता। तो कभी कभार क्या होता है कि अगर आप ब्लैक हैट एसईओ पे काम करते हो, बहुत ज्यादा कीवर्ड स्टफिंग कर देते हो, बहुत ज्यादा क्लॉकिंग कर देते हो ना, तो गूगल आपकी यूआरएल को बैन कर देता है, मतलब वो रिमूव कर देगा अपने उससे डेटाबेस से। तो वो कहीं पे भी नहीं दिखाई देगा, कहीं पे भी, और किसी को भी नहीं दिखाई देगा, वो रिजेक्ट कर देगा। ग्रो तो बहुत जल्दी करेगा, रैंकिंग बहुत जल्दी करेगा ब्लैक हैट, बट वो उतना ही जल्दी उसको रिमूव भी कर देगा गूगल। और ग्रे हैट आपका ब्लैक हैट एंड व्हाइट हैट का कॉम्बिनेशन होता है, जो कि हम लोग यूज नहीं करते हैं। मेनली वही यूज करते हैं, सिर्फ वाइट ही। वाइट, सिर्फ वाइट यूज करते हैं। ब्लैक हैट वाले की डिमांड क्या है? क्या? मैम ब्लैक हैट वालों इलीगल की यूज डिमांड होता है बहुत है। फिर ब्लैक। ब्लैक हैट की देखिए डिमांड तब है जब उनको बहुत जल्दी ग्रो करना होता है, मैम तब तब तो। इलीगल ही माना जाता है क्या उसको? देखिए, इलीगल की बात नहीं है, बट वो पैरामीटर से फॉलो नहीं करता। अब जो चीज आप पैरामीटर में फॉलो नहीं करते और आप गलत तरीके से काम करोगे, कभी ना कभी वो चीज बंद तो होगी ही ना। तो ब्लैक हैट उसी में से है। तो ब्लैक हैट पे नहीं वर्क करते, बिल्कुल भी नहीं करते वर्क। इसलिए जब हम लोग ऑफ पेज भी बनाते हैं ना, तो दिन में हर वेबसाइट पे, माने अगर आप गेस्ट ब्लॉगिंग कर रहे हो तो 2 या 3 से ज्यादा मत करिए। अगर आप पोस्टिंग कर रहे हो तो 1 2 से ज्यादा मत करिए। तो ये सब चीजों को भी हम लोग क्या करते हैं, देखते हैं। अगर ये भी कुछ फिशी, क्योंकि कुछ लोग ऐसे होते हैं कि उनको लगता है पूरे दिन अगर हम लोग ऑफ पिच करते रहेंगे, बैकलिंक्स क्रिएट करते रहेंगे, तो हमारे ट्रैफिक आएगा, नहीं आएगा। ज्यादा से ज्यादा वो नहीं तो बैक। मैम पहले ऐसे ही तो था, मैंने किया है ना, और फिर दिन दिन भर वो पूरा चला पता कि आपने नहीं इतने ही बैकलिंग नहीं, किया वैसे किया। नहीं होता, बिल्कुल नहीं होता। इसलिए हम लोग डीएपीए भी पढ़ते हैं, उसके अंदर स्पैम स्कोर देखते हैं, ये सब चीजों पे करते हैं। स्पैम स्कोर जितना ज्यादा आपकी वेबसाइट का हो जाएगा, उतना ज्यादा आपके लिए प्रॉब्लम होगा। इसलिए स्पैम स्कोर कम ही होना चाहिए। तो बहुत सारे होते हैं, ब्लैक हैट पे नहीं करते वर्क, बिल्कुल नहीं। जिनको जल्दी ग्रो करना है, वो स्टार्टिंग के लिए तो बहुत अच्छा दे देता है कि भाई सब कुछ आ रहा है। बाद में वो आ ही जाते हैं अपने उस पे कि भाई नहीं, अब दिक्कत होगी। व्हाइट हैट सबसे बेस्ट होता है। हम फिर ब्लैक को वाइट में कन्वर्ट नहीं कर सकते? मतलब एक बार अपने को रीच वगैरह सब मिल गई, फिर धीरे धीरे उसको ट्रांजिशन कर दो वाइट अब में। मानिए आपने कीवर्ड स्टफिंग किया, ठीक है। कीवर्ड हम्म। स्टफिंग का मतलब क्या होता है, जब आप मानिए आपने 500 वर्ड का एक पैरा होता है, उसके अंदर हम्म। हार्डली हम लोग एक रैंकिंग कीवर्ड का यूज कर सकते हैं, ठीक। अब हम्म। आपने 5 डाल दिया, तो कंटेंट तो आपको बाद में बदलना पड़ेगा ना। और कंटेंट अच्छा, बदलना इतना हाँ इजी तो है नहीं। हाँ हाँ हाँ, ठीक है, मैं फिर समझ उसके गई। अकॉर्डिंग आपको कीवर्ड को भी कीवर्ड चेंज डेंसिटी करना भी तो पड़ेगा। देखते हैं मैम, कीवर्ड हाँ, डेंसिटी डेंसिटी। देख, बहुत सारे के भाई कीवर्ड डेंसिटी मतलब वही कि अगर 500 वर्ड्स है तो उसके अंदर आपका एक ही कीवर्ड, अगर पूरी वेबसाइट में आपके 1500 या 2000 कीवर्ड है, तो उसके अंदर आपके 1 या 2% ही कीवर्ड डेंसिटी होनी चाहिए। तो बहुत सारे पैरामीटर आ जाते हैं, और उसको कंट्रोल करना ब्लैक हैट एसईओ का नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है। वैभव पीछे से पिंच मार के ना एकदम सन्नाटे में सुमड़ी में चले जाते हैं। नहीं नहीं मैम, मैं सुन रहा हूँ। चलिए ठीक है, हम लोग फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए थोड़ा सा माइंड को रिलैक्स करिए आप लोग, फिर हम लोग मिलते हैं, ठीक है। थैंक यू। चलिए, बाय बाय, टेक केयर एवरीवन। थैंक यू मैम। बाय।